पोकेमॉन ट्रैवलिंग इन वर्ल्ड ऑफ बीस्ट टैमिंग 1 से 10 तक 1। रेड, आज आखिरी समय सीमा है। अगर तुम आज बीस्ट टैमर का दर्जा हासिल नहीं कर पाए तो तुम मेरे साथ यान कैपिटल बीस्ट टैमिंग यूनिवर्सिटी में आवेदन नहीं कर पाओगे। काय करते शायद जबरन अनुबंध का इस्तेमाल करें, लेकिन एक बार ऐसा करने पर भविष्य में आपके पालतू जानवर द्वारा पलटवार किए जाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। उस युवती की चिंतित आवाज रेड के कानों में गूंज उठी और उसका सिर भारी लगने लगा। रेड, कुछ बोलो। अगर सारे विकल्प विफल हो गए तो मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ करने को कहूंगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे बारे में उनकी राय और भी खराब हो जाएगी। क्रिम्सन, मैं नहीं, मेरा नाम रेड है। रेड की दृष्टि धीरे धीरे साफ हुई और जो दिखाई दिया वह एक चिंतित चेहरे वाली लड़की थी जिसकी आंखों के कोनों में आंसू थे। वह लगभग 18 या 19 साल की लग रही थी। उसने डेनिम जैकेट और डेनिम शॉर्ट्स पहन रखे थे। वह रेड के सामने इधर उधर टहल रही थी, लगातार कुछ बुदबुदा रही थी और बेहद चिंतित दिख रही थी। रेड ने अपनी आंखें मलने के लिए हाथ उठाया और कहा, कितना चमकदार है। जैसे ही यादों का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ आया, उसे हल्का सा सिरदर्द महसूस हुआ। ये वास्तव में जानवरों को वश में करने की दुनिया थी। पोकेमोन की दुनिया की तरह ही मनुष्य पालतू जानवरों को पकड़ते हैं और उनका उपयोग लड़ाई और डेली जीवन के लिए करते हैं। पूरी दुनिया की संरचना केवल पालतू जानवरों और मनुष्यों से बनी है। महान शक्तियां केवल संसाधनों से समृद्ध होने के कारण ही महान शक्तियां नहीं होती, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पालतू जानवरों के संसाधनों से समृद्ध होती हैं। विशाल भूभाग और प्रचुर संसाधनों के कारण पालतू जानवरों की संख्या स्वाभाविक रूप से अधिक है। इस विशाल जनसंख्या के आधार पर शक्तिशाली पालतू जानवरों की संख्या भी सबसे अधिक है। क्या तुमने कोई उपाय सोचा है? तुम्हें एक सी रैंक का पालतू जानवर पकड़ना होगा। पहले चुप रहे रेड को बोलते देख, लड़की ने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी और तुरंत उसके हाथ पकड़कर पूछा। मैंने कहा, वो लंबी टांगें इतनी सफेद हैं कि उनसे रोशनी परावर्तित हो रही है। ये तो चकाचौंध कर देने वाली हैं। रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी यादों के अनुसार उसके सामने खड़ी लड़की उसकी बचपन की दोस्त लीफ थी और जियान प्रांत में उसके परिवार का काफी प्रभाव था। उसके अपने परिवार में भी शक्तिशाली पशु ट्रेनर थे और वह लीफ के साथ पला बढ़ा। हालांकि उसके दादाजी एक शक्तिशाली पालतू जानवर को पकड़ने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में चले गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए एक साथ निषिद्ध क्षेत्र में गए थे और वे 10 साल से लापता थे। इन 10 वर्षों में रेड का व्यक्तित्व एक दूसरी पीढ़ी के पशु ट्रेनर से बदलकर एक कंगाल और असफल व्यक्ति में बदल गया। आज की तारीख में उसकी कुल संपत्ति केवल 200 युआन है जो लीफ ने उसे दिए थे। लीफ की परवरिश सख्त माहौल में हुई थी और उसे हर महीने जेब खर्च के तौर पर सिर्फ 2000 युआन मिलते थे, फिर भी वह हर महीने उसका आधा हिस्सा रेड को दे देती थी। अब भी तुम मुझसे बकवास करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम जानवर को वश में करने वाले नहीं बने तो हम पूरी तरह से 2 अलग अलग दुनियाओं के हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ सबसे बुनियादी काम ही करने को मिलेंगे और तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिल पाओगे। क्या तुम में थोड़ी सी भी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती? रेड, बस मेरे लिए कर दो, ठीक है। लीफ की आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पर उसकी महत्वाकांक्षा की कमी को लेकर निराशा साफ झलक रही थी। उसकी इस भावुक अवस्था में उसकी बाहों से नीली रोशनी की एक किरण निकली। लाल फर से ढका एक भेड़िया रेड की आंखों के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही रेड ने इस लाल फर वाले भेड़िए को देखा, उसके दिमाग में एक तस्वीर उभर आई। फायर वुल्फ, सी रैंक पालतू जानवर। नीचे फायर वुल्फ के विभिन्न आंकड़े दिए गए थे। रेड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये आंकड़े उसे बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। HP, अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस, स्पीड। ये सब निश्चित रूप से व्यक्तिगत मान थे। यह मूल रूप से एक पोकेडेक्स था। क्या मैं वो गेम अपने साथ ले आया था जो मैं खेल रहा था? रेड अचंभित रह गया और उसने अपनी टीम में मौजूद पोकेमोन पर एक नजर डाली। जी हाँ, गेम से लॉग आउट करते समय उसके पास मौजूद 6 लेवल 100 पोकेमोन ही थे। वे थे गार्चॉम्प, मेटाग्रोस, टायरानाइटा, चारिज़ार्ड, ल्यूकारियो और टीम रॉकेट का म्याउथ। दरअसल, चूंकि यह एक मॉडिफाइड गेम था, इसलिए इसमें बात करने वाले टीम रॉकेट्स म्याउथ का होना कोई अजीब बात नहीं थी। म्याउथ की क्षमता, पिकअप, उसे बेतरतीब ढंग से विभिन्न वस्तुओं को क्वेस्ट्सने की अनुमति देती थी। ये रेड की क्वेस्ट टीम की रीढ़ की हड्डी भी थी, यहाँ तक कि पौराणिक जीवों को पकड़ते समय भी वह इस म्याउथ को अपने साथ ले जाता था। पुरानी यादों में खोए रहने के कारण यह म्याउथ पहले से ही लेवल 100 पर था और रेड ने इसे विकसित नहीं होने दिया था। जाहिर है, अगर यह पर्शियन में विकसित हो जाता तो पिकअप क्षमता गायब हो जाती। आखिरकार यह एक खास म्याउथ था, टीम रॉकेट का बोलने वाला म्याउथ। तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा? तुम भी मुझे परेशान करने के लिए ही तो यहाँ आए हो। लीफ ने फायर वुल्फ की गर्दन पकड़कर उसे डांटा। फायर वुल्फ ने लीफ की बात अनसुनी कर दी, बल्कि अपने दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा और रेड को घूरने लगा। जी हाँ, उसे यह महसूस हुआ, यही वह व्यक्ति था जिसके कारण उसका मालिक इतना भावुक और अस्थिर था।
अपनी बुद्धिमत्ता से उसने यही सोचा कि उस पर हमला करके अपने मालिक की रक्षा करना ही एकमात्र उपाय है। तो यह एक पालतू जानवर है। रेड ने शुरू में अपने सामने खड़े उस बड़े कुत्ते से उत्पन्न खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अगर वह पोकेमोन सचमुच उसके साथ आया था, तो वह बड़ा कुत्ता केवल पुचिएना के स्तर का ही था। अधिक से अधिक, इसे रूट 1 का कुत्ता माना जा सकता है। क्लिक करें। जैसे ही उसके मन में पुचिएना का ख्याल आया, अचानक उसके हाथ में एक लाल और सफेद गेंद प्रकट हुई। लाल और सफेद गेंद फट गई, और चीहोंग के सामने एक विशाल भेड़िया कुत्ता प्रकट हुआ, जिसकी पीठ और पैरों पर काले बाल और गर्दन और पेट पर भूरे बाल थे। चीहोंग ने एक नज़र में ही बता दिया कि यह वही माइटिएना है जो उसके पीसी बॉक्स में था, पुचिएना का विकसित रूप। माइटिएना वहां खड़ी थी, उसका शरीर मॉर्निंग ग्लो के फायर वुल्फ से पूरे आकार में बड़ा था। उसकी निगाहें भयंकर थीं। फायर वुल्फ पर एक ही नजर डालते ही वह तुरंत पीछे हट गया, हालांकि उसके होंठ धीमी गुर्राहट में मुड़े रहे। इंटिमिडेट क्षमता वाला माइटिएना युद्ध में प्रवेश करने पर प्रतिद्वंद्वी के अटैक स्टैट को एक स्तर कम कर देता है। क्या ये तुम्हारा पालतू जानवर है? ये तो पक्का सी रैंक का सबसे बेहतरीन जानवर लग रहा है। मॉर्निंग ग्लो ने माइटिएना को हैरानी से देखा। चीहोंग का इतना बेफिक्र दिखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, उसने तो पहले ही एक पालतू जानवर को पकड़ लिया था। हालांकि उसकी जानकारी के अनुसार उसने पहले कभी इतना बड़ा कुत्ता नहीं देखा था। ये जियांग प्रांत क्षेत्र में पाए जाने वाले पालतू जानवर जैसा नहीं लग रहा था। बकवास। रेड ने एक अजीब सी चीख निकाली, वह लीफ से भी ज्यादा हैरान दिख रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और कांपते हुए माइटिएना के सिर पर हाथ फेरा। माइटिएना ने अपना सिर घुमाया और स्नेहपूर्वक रेड के हाथ को सहलाया। मुलायम लेकिन लचीले बाल, मोटे पंजे और ऊपर उठी हुई घनी पूंछ। माइटिएना, नर, स्तर 36। प्रकार, गहरा। क्षमता, डराना। स्वभाव, दृढ़। चालें, क्रंच, थंडर फैंग, आइस फैंग, फायर फैंग। तो फिर बाकी पोकेमोन का क्या हुआ? मेरे बक्सों में तो 1000 से भी ज्यादा थे। रेड ने उत्साह से अपने मन में बने पैनल को देखा, लेकिन उसे पता चला कि बाकी सभी पोकेमोन धुंधले हो गए थे और माइटिएना की तरह उन्हें वास्तविकता में नहीं बुलाया जा सकता था। क्या ये तरीका गलत है? या क्या इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी है? रेड माइटिएना के सिर को खुजलाते हुए सोच में पड़ गया। रेड, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? लीफ ने रेड के सामने हाथ हिलाते हुए अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी और ऊंची आवाज में कहा। अरे, ओह! रेड ने सिर हिलाया और कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, ये सच में मेरा पोके, मतलब मेरा पालतू जानवर है। कैसा है? तुम्हारे कुत्ते से बड़ा है ना? रेड, तुम बेवकूफ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे कई दिनों तक सोने नहीं दिया। चलो, पालतू जानवरों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं फायर वुल्फ के साथ 2.5 साल से हूँ। आपको सबक सिखाने का ये बिल्कुल सही समय है ताकि आप आगामी मूल्यांकन में गड़बड़ न करें। लीफ ने अपनी बाहें मोड़ ली, उसका चेहरा युवा ऊर्जा से भरपूर था। रेड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय आत्मविश्वास फैल गया। अच्छा, जो भी हारेगा उसे 200 युआन देने होंगे। हारने वाले को ही भुगतान करना होगा, यही नियम है। जिस जगह वे थे, वह बिल्कुल यंजिंग शहर ही था। यहाँ हर जगह पालतू जानवरों की लड़ाई के केंद्र थे, और लोग अपने पालतू जानवरों के साथ सड़कों पर घूमते हुए देखे जा सकते थे। पोकेमोन की दुनिया की तरह ही पालतू जानवर इंसानों के डेली जीवन का अभिन्न अंग बन चुके थे। रेड, तुमने अभी तक किसी पालतू जानवर की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है ना? सबसे पहले, रास्ते में, लीफ ने रेड को कुछ संबंधित ज्ञान समझाने की तैयारी की। आखिरकार, रेड ने पहले कभी व्यवस्थित रूप से पढ़ाई नहीं की थी, सामान्य स्कूलों में तो केवल एक सरल अवलोकन ही दिया जाता था। आखिरकार, रेड ने इससे पहले एक साधारण हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, और किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक जानवर को वश में करने वाला बन सकता है। वहीं रुक जाओ, बस 200 युआन तैयार रखो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लीफ, मैं तुम्हें यही बताता हूँ। रेड ने अपनी उंगली से अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, आखिरकार मुझे सच्चाई का पता चल गया है। मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली पालतू जानवर ट्रेनर हूँ। अगर तुम ऐसे ही रहो तो बेहतर होगा। तो फिर, हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं। लीफ ने रेड का हाथ पकड़ लिया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी यादों में, इस लड़की ने उनके प्रति अत्यंत दयालुता दिखाई थी। भले ही वह इस समय एक निर्धन व्यक्ति थे, क्या यही वह पौराणिक प्रेम मस्तिष्क हो सकता है? क्या वह उसके प्रेम मस्तिष्क के लिए सफेद चांदनी की भूमिका निभा रहा था? जल्द ही, दोनों एक पालतू जानवरों के युद्ध ट्रेनिंग केंद्र में पहुंचे, जो पालतू जानवरों के लिए उपचार, प्रजनन, ट्रेनिंग और युद्ध जैसी सेवाएं प्रदान करता था। बेशक, रेड को यह ट्रेनिंग जिम याद था। ये कभी उसके परिवार की संपत्ति हुआ करती थी, लेकिन अब ये किसी और की थी। रेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यो, क्या ये नन्हे मालिक ची हैं? क्या बात है, यहाँ पालतू जानवरों की लड़ाई का अभ्यास करने आए हो? अरे, मैं भूल ही गया था, छोटे मालिक जी के पास तो पालतू जानवर भी नहीं है। हा हा हा। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, रेड की उम्र का एक युवक जोर जोर से हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा।
उसके पीछे पीछे उसके कुछ चमचे भी हंस रहे थे क्योंकि उनका मालिक हंस रहा था। असल में उन्हें ये भी नहीं पता था कि इतनी हंसी किस बात पर आ रही थी। रॉबर्ट, तुमने हद पार कर दी। लीफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह रेड के सामने खड़ी हो गई। फिर वह पीछे मुड़ी और माफी मांगते हुए रेड से बोली, रेड चलो कहीं और चलते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह आदमी यहाँ है। ये ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। लीफ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रेड ने उसे बीच में रोक दिया। वह उसके पास से गुजरा, अभी भी हंस रहे रॉबर्ट की तरफ देखा और बस अपनी बाहें मोड़कर शांति से उसे देखने लगा। रॉबर्ट और उसके साथी काफी देर तक हंसते रहे, फिर आखिरकार रुक गए। कोई और चारा नहीं था, उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इतनी देर तक हंसते रहना वाकई काफी थका देने वाला था। क्या, लीफ, तुम्हें नहीं पता था? ये ट्रेनिंग जिम कभी युवा मास्टर ची के परिवार की संपत्ति हुआ करता था। उस समय उनके चाचा ने लोगों को बचाने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में जाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय परिवार की संपत्ति बेच दी। क्या आप उसे यहाँ सिर्फ अपमानित करने के लिए नहीं ला रहे हैं? रेड पर एक नजर डालने के बाद रॉबर्ट ने लीफ को शरारती नजर से देखा। तुम लोग, लीफ ने रॉबर्ट को गुस्से से घूरते हुए तुरंत रेड का हाथ पकड़ लिया और कहा, रेड मुझे माफ करना, मुझे सच में पता नहीं था। मैं ठीक है, मैंने अभी कहा, मुझे जरा भी परवाह नहीं है। रेड ने हाथ बढ़ाकर लीफ के सिर पर थपथपाया। वह खुद को रोक नहीं पाया। पुनर्जन्म से पहले की अपनी उम्र और वर्तमान उम्र को जोड़ने पर वह वास्तव में 40 वर्ष से अधिक का था। उसे इस तरह की बचकानी बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लीफ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आज तीसरी बार रेड ने उसे टोका था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुरानी रेड असुरक्षित और डरपोक थी, उसे बस यही आता था कि जब भी कुछ गड़बड़ हो तो उसके पीछे छिप जाए। लेकिन आज वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। क्या सच में ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था? हम युद्ध करने जा रहे हैं, याद है ना? अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे 200 युआन देने होंगे। रेड ने रॉबर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। लीफ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मन ही मन तय कर लिया कि उसे रेड से हारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह रेड के मुश्किल से हासिल किए गए आत्मविश्वास को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकती थी। 200 युआन, ये तो बहुत ही मजेदार है। तुम्हें देखकर लगता है तुमने कोई पालतू जानवर पाल रखा है। क्या एक औरत पर निर्भर होकर मुफ्तखोरी कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। अगर जीत गए तो मैं तुम्हें 2000 युआन दूंगी। रॉबर्ट का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। इस निकम्मे ने मेरी अनदेखी करने की हिम्मत कैसे की? रेड, जो अंदर जाने ही वाला था, ये सुनकर वहीं रुक गया। वह पीछे मुड़ा और गंभीर चेहरे से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह कोई कंगाल हारा हुआ इंसान हूं जिसे सिर्फ औरत के पीछे छिपना आता है? लेकिन अगर तुम हार गए तो जिनलिंग शहर से निकल जाओ और लीफ से बहुत दूर रहो। रॉबर्ट के लहजे में अभी भी उपहास भरा हुआ था। लीफ का चेहरा भी और अधिक विकृत होता जा रहा था। जैसे ही वह उससे बहस करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, रेड ने उसे रोक दिया। कितनी उबाऊ और बेवकूफ़ी भरी शर्त है। चाहे मैं हारूं या हार जाऊं, अगर मैं ये बेतुकी शर्त पूरी नहीं करता हूं तो आप क्या कर सकते हैं? रेड ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तुमने ये वादा पूरा नहीं किया तो मैं लोगों को भेजकर इसे पूरा करवाऊंगी। हमारे लिन परिवार और झाओ परिवार का विवाह होने वाला है। मेरा बड़ा भाई लीफ की बड़ी बहन से शादी करने जा रहा है। उस समय लीफ मेरी बहन होगी। तुम निकम्मे, मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। रॉबर्ट ने गुस्से भरे चेहरे से धमकी दी। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। इतना कहकर रेड सीधे युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। लीफ ने उसके चेहरे को देखा और उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास महसूस किया जिसने उसे रेड की सारी बातों को भुला दिया। विभिन्न क्षेत्रों के लीग चैंपियन, विभिन्न शहरों के संरक्षक देवता, दुष्ट संगठनों के स्वाभाविक शत्रु, महासागरों, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मांड, समय और अंतरिक्ष, अतीत और भविष्य, अंधकार और प्रकाश, जीवन और विनाश आदि पर विजय प्राप्त करने वाले पौराणिक पोकेमोन के सबसे शक्तिशाली ट्रेनर अर्थात स्वयं एक पोकेमोन गेम खिलाड़ी के रूप में, और अन्य सभी पोकेमोन गेम खिलाड़ी। इस समय रॉबर्ट उसकी नजरों में एक हास्यास्पद कीड़े पकड़ने वाले से कम नहीं था। संयोगवश वह ये देखना चाहता था कि असली पोकेमोन के साथ मिलकर उसकी परम ट्रेनर क्षमताएं इस वास्तविक दुनिया में कितनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हैं। मैं आपको लोगों के बीच का अंतर बता दूंगा। रॉबर्ट ने एक भयावह मुस्कान दी और फिर युद्ध कक्ष में प्रवेश किया। ये जगह बास्केटबॉल कोर्ट के आकार की थी। बेशक इससे बड़ी जगहें भी थीं, लेकिन उनके जैसे बीस्ट टैमा को बहुत बड़े अखाड़े की जरूरत नहीं थी, क्योंकि छोटे स्तर के पालतू जानवरों द्वारा किया गया विनाश सीमित था। रेड, गुड लक। लीफ एक तरफ खड़ी होकर रेड के लिए हौसला बढ़ाने के लिए हाथ हिला रही थी। रेड ने शांति से सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर अपने सामने खड़े रॉबर्ट की ओर देखा। रॉबर्ट ने अपना हाथ हिलाया और नीली रोशनी की एक किरण निकली। जमीन पर गिरने के बाद सबके सामने एक गहरे काले रंग का तेंदुआ प्रकट हुआ।
रॉबर्ट का शैडो लेपर्ड सी रैंक के बीच भी काफी मजबूत है। साथ ही उसका परिवार धनी है, इसलिए इसकी अच्छी तरह से परवरिश हुई है। ये शैडो तेंदुआ लीफ ने शैडो लेपर्ड को घूरने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। यह एक ऐसी क्षमता थी जो सभी बीस्ट टैमर सीखते थे, जिससे वे पालतू जानवर के आंकड़े जान पाते थे। लीफ के सपने में शैडो लेपर्ड के पूरे शरीर से एक हल्की काली रोशनी निकल रही थी। जी हाँ, एक डार्क एट्रीब्यूट वाला पालतू जानवर। इस आभा को देखकर लगता है कि रॉबर्ट ने इसे बहुत अच्छे से पाला है। इसे पहले से ही सी रैंक के पालतू जानवरों में अपेक्षाकृत मजबूत कहा जा सकता है। किसी पालतू जानवर की ताकत का अंदाजा उसकी आभा को देखकर लगाना पशु ट्रेनर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम तरीका था। रेड अधिक स्पष्ट था, वह शैडो लेपर्ड के स्तर को सीधे देख सकता था। ये केवल लेवल 19 पर था, जबकि उसका माइटिएना इससे पूरे 17 लेवल ऊपर था। उनकी व्यक्तिगत समझ के अनुसार ऐसी स्टेटस में जहां आधारभूत आंकड़े बहुत अलग नहीं हैं और स्तर का अंतर 10 स्तरों के भीतर है, प्रकार के लाभों और रणनीतियों का उपयोग करके एक ही बारी में लड़ाई समाप्त करना अत्यधिक संभव है। एक बार जब अंतर 10 स्तरों से अधिक हो जाता है तो टाइप एडवांटेज होने के बावजूद भी एक ही बारी में लड़ाई खत्म करना जरूरी नहीं रह जाता है। माइटिएना एक मोनोटाइप डार्क पोकेमोन है। सभी डार्क टाइप पोकेमोन में माइटिएना को सबसे निचले पायदान पर माना जाता है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसके बुनियादी आंकड़े बहुत कम हैं। यह उस बड़े चूहे रेटिकेट से थोड़ा ही ऊंचा है। रेड, मुझे लगता है कि तुमने अपने पालतू जानवर को छोड़ने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया है। ये पालतू जानवर तो किसी पालतू जानवर के स्थान से भी बाहर नहीं आया, तो तुम्हें ये कहां से मिला? ये चोरी का तो नहीं है ना? तुम्हें जल्दी जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वरना अगर तुम्हारा बीस्ट टैमर लेवल काफी ऊंचा नहीं है तो चोरी किया हुआ पालतू जानवर अपने ही बीस्ट टैमर पर हमला कर सकता है। रॉबर्ट लगातार रेड को नीचा दिखाता रहा, उसके शब्द अपमान और तिरस्कार से भरे हुए थे। रेड को कोई आपत्ति नहीं थी, उसे बस एक कम बोलने वाले व्यक्ति की भूमिका निभानी थी, एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की जिसकी संवाद पेटी में केवल लिखा हो। वो छात्र रॉबर्ट है और छोड़ो, मैं उसे नहीं जानता। उसी क्षण जिम की वर्दी पहने लंबे बालों वाली एक महिला बड़े सलीके से चलकर आई। उसने दावा किया कि वह रेड को नहीं जानती, लेकिन रेड उसे जानती थी। इस महिला का नाम ओलिवर था। वह भी यहाँ काम करती थी, सटीक कहें तो ची परिवार के पतन से पहले से ही वह यहाँ काम कर रही थी। ये कहना कि वह रेड को नहीं जानती थी, एक ऐसा झूठ था जिस पर एक कुत्ता भी यकीन नहीं करेगा। जब रेड छोटा था, वह सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। मिस झांग, मुझे आपसे अनुरोध करना होगा कि आप रेफरी की भूमिका निभाएं। इस तरह जब कुछ लोग अपने कर्ज चुकाने से मुकरने की कोशिश करेंगे तो आप फैसला कर सकेंगी। रॉबर्ट ने ओलिवर के पाँव के नीचे दिख रहे पैरों की ओर देखते हुए कहा। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू होता है। जीत का मानदंड यह है कि या तो एक पक्ष का पालतू जानवर गिर जाए और लड़ने की क्षमता खो दे, या फिर कोई पक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दे। पालतू जानवरों का द्वंद्व शुरू करो। ओलिवर ने हाथ हिलाकर मैच शुरू होने की घोषणा की। उसने न तो स्कोरबोर्ड चालू किया और न ही कोई रिकॉर्डिंग उपकरण। उसके लिए तो ये सौ फेट की बात थी कि रेड जैसा निकम्मा व्यक्ति एक ऐसे परिवार से जो पतन की ओर था और जिसने कभी सुधार की कोशिश भी नहीं की, एक पालतू जानवर का मालिक हो सकता था। भला वह रॉबर्ट जैसे अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति से कैसे मुकाबला कर सकता था? शैडो लेपर्ड, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। रॉबर्ट ने अपना हाथ जोर से घुमाया, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, मानो जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में हो। शैडो लेपर्ड दहाड़ा और सीधे माइटिएना पर झपटा। माइटिएना अपनी जगह पर डटी रही और अपने ट्रेनर रेड के आदेश का इंतजार करने लगी। रेड बेहद उत्साहित था। उसने हमेशा गेम खेले थे और एनीमे देखे थे, लेकिन इस तरह की वास्तविक लड़ाई तो सिर्फ उसके सपनों में ही होती थी। जिस क्षण शैडो लेपर्ड के नुकीले पंजे माइटिएना के बहुत करीब पहुंच चुके थे, उसी समय रेड ने पोकेमोन युद्ध की पौराणिक कथाओं से एक पौराणिक स्तर के कौशल का प्रयोग करते हुए हमला शुरू कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, इससे बचो। आदेश मिलते ही माइटिएना के शरीर में एक खूबसूरत बदलाव आया और वह तुरंत शैडो लेपर्ड के पास चली गई। फायर फैंग, रेड ने हाथ से इशारा किया और दूसरा आदेश तुरंत ही दिया गया। माइटिएना ने अपना विशाल मुंह खोला। उसके मुंह के सामने पूरी तरह से आग की लपटों से बने नुकीले दांतों की एक जोड़ी ने शैडो लेपर्ड के पार्श्व भाग को जोर से काट लिया। धमाका, आग की लपटें भड़क उठीं और शैडो लेपर्ड लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। उसके शरीर पर जले हुए दांतों के कई निशान थे जिनसे अभी भी काला धुआं निकल रहा था। सन्नाटा छा गया, सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। द्वंद्व युद्ध की शुरुआत से लेकर शैडो लेपर्ड की हार तक 10 सेकंड से भी कम समय बीता था। एक अग्नि प्रकार का कौशल। रेड ने मुझे बताया कि जब वह आया तो ये पालतू जानवर माइटिएना था। तो माइटिएना वास्तव में एक अग्नि प्रकार का पालतू जानवर है। ये कहना ही पड़ेगा कि लीफ बेहद हैरान थी। अधिकांश छात्र स्तर के पशु ट्रेनर ने सी रैंक के पालतू पशुओं के साथ ट्रेनिंग शुरू किया।
इन बुनियादी पालतू पशुओं के लिए, जब तक कि वे कोई विशेष प्रकार के न हों जिनमें जन्मजात गुण हों और जो मौलिक कौशल सीख सकें, बाकी सभी केवल अपने पंजों और दांतों, अपने शारीरिक हथियारों पर ही निर्भर रह सकते थे। आखिरकार, अगर किसी आम इंसान को किसी खास गुण वाला सी रैंक का पालतू जानवर मिल भी जाता, तो वह आमतौर पर उसे ऊंची कीमत पर बेचना ही पसंद करता। ऐसे पालतू जानवरों की देखभाल और इलाज में बहुत खर्चा होता था। इस समय ओलिवर भी अचंभित थी। एक अनुभवी जिम रेफरी होने के नाते, वह पालतू जानवरों के द्वंद्व युद्ध को बहुत अच्छी तरह समझती थी। अभी अभी वह पालतू जानवर बिल्कुल भी नहीं हिला था जब उस पर हमला होने वाला था, लेकिन जैसे ही रेड ने कुछ कहा, माइटिएना नामक इस पालतू जानवर ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये तो लगभग मांसपेशियों की याददाश्त जैसा है। नहीं, ये तो मसल मेमोरी से भी तेज है। इस स्तर का तालमेल लगभग सिंक्रोनाइजेशन है। कम से कम, केवल बी रैंक का बीस टैमर ही इसे हासिल कर सकता है। रुको, ये भी सही नहीं है। इस माइटिएना को एक स्टोरेज उपकरण में रखा गया है। इसके इतना आज्ञाकारी होने का केवल एक ही कारण हो सकता है, यह माइटिएना उसके परिवार से विरासत में मिला है। ये सोचते ही ओलिवर की निगाहें धीरे धीरे अजीब हो गईं। वह एक बहुत ही तर्कसंगत आउटकम पर पहुंच गई थी। ये कैसे हो सकता है? दूसरी ओर, शैडो लेपर्ड का मालिक रॉबर्ट पहले से ही हक्का बक्का था। पल भर में मारे जाने की बात तो दूर, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह हार भी सकता है। 2000 युआन, ट्रांसफर या नकद? रेड ने शांति से माइटिएना के सिर पर थपथपाया। आखिर यह सिर्फ एक बग कैचर से ही तो लड़ रहा था, एक ही कौशल से उसे खत्म कर देना तो स्वाभाविक ही था। घमंडी मत बनो, मैं अभी हारा नहीं हूं। तुम बस किस्मत वाले थे और संयोग से एक राउंड जीत गए। मेरे पास एक और पालतू जानवर है। देखते हैं तुम मुझे कैसे हराते हो। रॉबर्ट स्पष्ट रूप से बेकाबू हो रहा था। उसका चेहरा बिगड़ गया, वह रेड जैसे कंगाल से हार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दांत पीसते हुए उसने अपने कोट से एक प्रिज्म के आकार का उपकरण निकाला। रेड ने उस पर नजर डाली और तुरंत समझ गया कि यह वही पालतू जानवर स्टोरेज उपकरण है जिसका जिक्र रॉबर्ट ने पहले किया था। इस तरह की चीजों का इस्तेमाल उन पालतू जानवरों को रखने के लिए किया जाता था जिन्हें किसी ने खुद पालतू नहीं बनाया था और इसलिए उन्हें किसी के अपने पालतू जानवरों के स्थान पर नहीं रखा जा सकता था। पालतू जानवरों के बारे में बात करते हुए, रेड को अचानक याद आया कि उसके पास भी ऐसा कोई जानवर नहीं है। हालांकि, उसके पोकेमोन बॉक्स में 1000 से ज्यादा पोकेमोन होने के कारण, वह इन तथाकथित पालतू जानवरों के साथ शुरू से घनिष्ठता और संबंध बनाने की मेहनत नहीं करना चाहता था। रेड, तुम्हारा काम तमाम। रॉबर्ट ने दांत पीसते हुए स्टोरेज डिवाइस को फेंक दिया। डिवाइस जमीन पर गिरते ही फट गया और तेज रोशनी के बीच, पीठ पर उभरी हुई लकीर और भूरे शरीर वाली एक विशाल छिपकली सबके सामने प्रकट हो गई। स्टोन रिज छिपकली, स्तर 38। अट्रीब्यूट है, चट्टान, जमीन। ओह, ये वास्तव में लेवल 38 है। बहुत बढ़िया। रेड की आंखें चमक उठीं। अगर वह हर चीज को पलक झपकते ही मार डालता, तो ये बहुत उबाऊ होता। एक लेवल 38 का पालतू जानवर तो उसके माइटिएना से भी 2 लेवल ऊपर था। केवल ऐसी ही कोई चीज रेड को थोड़ा प्रेरित कर सकती थी। रॉबर्ट, अभी तुम्हारे पास इस स्टोन रिज छिपकली को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। क्या ये तुम्हारे बड़े भाई का पालतू जानवर नहीं है? लीफ को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये रॉबर्ट के बड़े भाई लिन मैन का पालतू जानवर था। चुप रहो, मैं इसे नियंत्रित करने की क्षमता कैसे नहीं रख सकता? तुम किसे नीचा समझते हो? रॉबर्ट ने लीफ की ओर इशारा किया, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रेड, आत्मसमर्पण करो, ये धोखा है। यह उसका पालतू जानवर नहीं है, यह एक ऐसा पालतू जानवर है जो बी रैंक में आ गया है। तुम्हारा माइटिएना किसी भी हालत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। चोट लगने से सावधान रहें। एक पालतू जानवर जो आपके ट्रेनिंग स्तर से अधिक है, वह अंततः ट्रेनर पर ही हमला कर सकता है। लीफ ने उसे तुरंत चेतावनी दी। ये सिर्फ एक साधारण द्वंद्व युद्ध था, वह नहीं चाहती थी कि रेड को कुछ भी हो। इसे धोखा नहीं कहा जा सकता। आखिर, इस प्रतियोगी की माइटिएना को भी पालतू जानवर के स्टोरेज उपकरण से ही तो छोड़ा गया था, है ना? ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अभी इस बात की परवाह नहीं थी कि स्टोन रिज लिजार्ड से किसी को चोट लगे, उसे बस इतना ही कहना था कि रॉबर्ट ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। हुर्रग, स्टोन रिज छिपकली ने अपना शरीर हिलाया और एक चीख निकाली। करीब से देखने पर, उसकी पीठ पर उभरी हुई लकीर बिल्कुल चट्टान जैसी दिखती थी, इसी से इसके नाम की उत्पत्ति हुई। रेड ने लीफ को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया, फिर अपनी जैकेट कस ली। उसने स्टोन रिज लिजार्ड की ओर हाथ करके जोर से चिल्लाया। माइटिना, ये हमें उकसा रहा है। आइस फैंग का इस्तेमाल करो। ग्राउंड एट्रीब्यूट को आइस एट्रीब्यूट से दोगुना नुकसान हुआ। केवल 2 लेवल के अंतर के साथ, अगर यह वार लगता, तो उस बड़ी छिपकली को निश्चित रूप से दर्द का स्वाद चखना पड़ता। आओ, माइटिएना ने एक दहाड़ लगाई और सीधे आगे की ओर दौड़ा। उसने फायर फैंग के समान ही एक कौशल का उपयोग किया, बस एक अलग एट्रीब्यूट के साथ। एक पोकेमोन के लिए प्रतिद्वंदी का 2 स्तर अधिक होना कोई मायने नहीं रखता था। सिर्फ 2 स्तर का अंतर तो छोड़ ही दीजिए, अगर प्रतिद्वंदी आर्सिस भी होता, तो भी अगर उसका ट्रेनर हमला करने का आदेश देता, तो वह कभी संकोच नहीं करता।
किसी देवता के सामने अपने दांत दिखाना उच्च कोटि के ट्रेनर के लिए एक सामान्य प्रक्रिया थी। उस कुत्ते को मार डालो। रॉबर्ट ने आदेश देने के लिए अपना मुंह खोला। उसके जैसे निम्न स्तर के पशु ट्रेनर से ऐसा दयनीय आदेश आना सरासर मूर्खतापूर्ण था। इससे उसे कैसे मारा जा सकता था? उसे किस कौशल का उपयोग करना चाहिए? पालतू जानवर को कैसे चलना चाहिए? अगर सब कुछ पालतू जानवर पर ही निर्भर करता, तो किसी को जानवर को प्रशिक्षित करने वाले की आवश्यकता क्यों होती? हालांकि विरोधी पहले ही हमला कर चुका था, स्टोन रिज लिजार्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वह पीछे मुड़ी और रॉबर्ट को गुस्से से घूरने लगी। ये पोकेमोन की दुनिया से अलग था, यह एक वास्तविक दुनिया थी। अगर किसी इंसान पर पालतू जानवर हमला कर दे तो उसे ज्यादा से ज्यादा मामूली चोटें आ सकती थीं, या कम से कम गंभीर रूप से घायल हो सकता था। पालतू जानवरों के हमले में लोगों की मौत के कई मामले सामने आए थे। स्पष्टतः ये स्टोन रिज छिपकली पहले से ही रॉबर्ट पर हमला करने की इच्छा के संकेत दे रही थी। बर्फीले दांत से निकलती बर्फीली आभा ने स्टोन रिज छिपकली के सिर पर वार किया। स्टोन रिज छिपकली पीछे मुड़ी और अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया, जिससे वह तुरंत पत्थर की तरह जम गई और वार को सहन कर लिया। जब उस काटने का वार उस स्टोन रिज छिपकली पर पड़ा, तो उसे आश्चर्य हुआ और उसका सिर चकराने लगा। उसका पूरा शरीर पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और वह आसमान की ओर दहाड़ने लगी। ये बिल्कुल बिल्ली की तनाव प्रतिक्रिया की तरह था। माइटीना, कूदो, क्रंच। लेकिन इसका रेड से कोई लेना देना नहीं था। युद्ध के प्रति जुनूनी होने के नाते वह आक्रमण का जरा सा भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। माइटीना ने अपने चारों अंगों से जोर लगाकर हवा में छलांग लगाई और स्टोन रिज छिपकली के सिर पर फिर से काटने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। स्टोन रिज छिपकली ने अपना सिर हिलाया, जिससे काफी मात्रा में कंकड़ नीचे गिरे, लेकिन ये कंकड़ लक्ष्यहीन थे और ऊपर से हमला कर रही माइटीना को नहीं लग सके। ये काट स्टोन रिज छिपकली के सिर पर जोरदार प्रहार था, उसके नुकीले दांत सीधे छिपकली के मांस में धंस गए। अगर स्टोन रिज लिजार्ड माइटीना से इतनी बड़ी न होती, तो रेड को इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक ही वार से वह मर सकती थी। रेड को ये पालतू जानवर आखिर मिला कहां से? आग से संबंधित चालें जानना एक बात है, लेकिन क्या ये बर्फ से संबंधित कौशल भी जानता है? ये क्रंच करना भी एक कौशल लगता है। क्या ये नॉर्मल टाइप है, या फिर ये? किनारे से देखते हुए लीफ का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। एक सी रैंक का पालतू जानवर जो 2 से अधिक गुणों के कौशल का उपयोग कर सकता था, ये तो बिल्कुल अनसुना था। यह आदमी, ओलिवर भी बहुत हैरान थी। उसने माइटीना को टकटकी लगाकर देखा, उसकी आंखों में अधिकार की गहरी भावना झलक रही थी। चूंकि सी रैंक के पालतू जानवरों में आमतौर पर एक ही एट्रीब्यूट होती है, इसलिए यदि द्वंद्वयुद्ध के दौरान उन्हें प्रकार संबंधी नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो मैच लगभग हार के बराबर होता है। लेकिन इस माइटीना के साथ संभावनाएं कहीं अधिक थीं, इसमें वास्तव में 3 अलग अलग एट्रीब्यूटों के कौशल थे। उसे पूरा यकीन था कि क्रंच एक डार्क टाइप स्किल है। दरअसल, उसने पहले ही देखा था कि इस माइटीना से निकलने वाली आभा लगभग स्टोन रिज लिजार्ड की आभा की तीव्रता तक पहुंच रही थी। ये याद रखना जरूरी था कि स्टोन रिज लिजार्ड बी रैंक का था, जिसका मतलब था कि यह माइटीना पहले ही सी रैंक के शिखर पर पहुंच चुका था। एक बार जब आप किसी पालतू जानवर को खुद से वश में कर लेते हैं, तो उसे स्थानांतरित करना मुश्किल होता है, लेकिन जो जानवर नियंत्रण उपकरणों में बंद होते हैं, ये तो असल में सिर्फ सामान ही हैं। माइटीना को देखते हुए ओलिवर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस समय माइटीना स्टोन रिज छिपकली के सिर को जोर से काट रही थी, और छिपकली चाहे कितनी भी जोर से अपना सिर पटक रही हो, वह उसे छोड़ने से इनकार कर रही थी। गर्जन। स्टोन रिज छिपकली के 2 छोटे अग्रपाद उसके सिर तक नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए वह बस इधर उधर बेतरतीब ढंग से पंजे मारती रहती थी। असल में इस समस्या का समाधान करना आसान था। इसके लिए बस इतना ही करना था कि जानवर को वश में करने वाला व्यक्ति किसी विशेष कौशल का उपयोग करने का आदेश दे, या फिर बस उसका सिर जमीन पर पटक दे। लेकिन रॉबर्ट बस वहीं खड़ा होकर, तुम क्या कर रहे हो? और इसे झटक दो, जैसे बेतुके नारे लगाता रहा। उसने न केवल स्टोन रिज छिपकली की मदद करने में नाकामयाबी हासिल की, बल्कि उसने पहले से ही अवज्ञाकारी छिपकली को और भी हिंसक और गुस्सैल बना दिया। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता गया, उसकी युद्ध क्षमता उतनी ही कम होती गई। माइटीना, छोड़ दो, मैदान छोड़ना। रेड ने समझ लिया था कि लगातार काटते रहना कारगर नहीं होगा। अब ये स्पष्ट हो गया था कि इस तरह जीतना मुश्किल होगा। एक बार स्टोन रिज लिजार्ड को होश आ जाए, तो यह चाल ज्यादा काम की नहीं रहेगी। रेड का आदेश मिलते ही माइटीना ने तुरंत अपनी पकड़ छोड़ दी। कुछ छलांगे लगाकर वह रेड के सामने वापस आ गया। उसका कुत्ते जैसा चेहरा गंभीर था, थोड़ी सी ऊर्जा खर्च होने के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई थी। इसके विपरीत स्टोन रिज लिजार्ड गुस्से से आग बबूला हो गया था। वह अपनी जगह पर ही घूमने लगा, जिससे जमीन में दरारें पड़ गईं और नुकीले पत्थर उगाए। हालांकि वे अभी तक दर्शकों और दोनों द्वंद्ववादियों तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी ये देखकर किसी का भी दिल कांप उठता था। ठीक है, स्पाइक स्किल अभी भी मौजूद है। जल्दी करो और स्पाइक्स का इस्तेमाल करके उस कुत्ते को मार डालो। अगर रॉबर्ट बोला ही ना होता तो बेहतर होता।
जैसे ही उसने बोला, स्टोन रिज लिजार्ड, जिसका दिमाग पहले से ही अस्त व्यस्त था, मुड़ा और उस पर कांटे फेंक दिए। जमीन के कंपन से रॉबर्ट डर के मारे पीला पड़ गया। वह जल्दी से एक तरफ हट गया। वाकई, उसकी पिछली जगह पर एक नुकीला पत्थर का कील जमीन को छेद कर खड़ा था। अगर वह बचकर नहीं निकलता तो वह मर चुका होता। रॉबर्ट पसीने से तरबतर हो गया था और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। इससे तो यही अंदाजा लग जाना चाहिए कि वह हार गया है ना? पालतू जानवर पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। रेड ने पास ही उन्मादी स्टोन रिज छिपकली की ओर देखते हुए ओलिवर से चिल्लाकर कहा। स्टोन रिज लिजार्ड माइटिएना पर हमला करने नहीं आई थी। इसके बजाय वह भयंकर भाव से रॉबर्ट की ओर बढ़ी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, मानो वह किसी बात को लेकर दुविधा में हो। लेकिन रेड को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि अभी कुछ देर पहले ही उसने इतनी दृढ़ता से स्पाइक्स छोड़े थे, तो अब वह इतनी झिझक क्यों रही थी? ओलिवर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और इसके बजाय एक बटन दबा दिया। थोड़ी देर में अलार्म बजने लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बेवकूफ! रेड एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। यह ओलिवर इतने लंबे समय से रेफरी थी, फिर भी उसमें जरा सी भी सामान्य समझ नहीं थी। जब कोई पालतू जानवर नियंत्रण से बाहर हो जाए और नियंत्रण योग्य सीमा के भीतर हो, तो अलार्म नहीं बजाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे पालतू जानवर घबरा जाए। रेड, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। स्टोन रिज लिजार्ड पूरी तरह से पागल हो गया है। लीफ दौड़कर वहां पहुंची। उसका फायर वुल्फ उसके साथ था। उसने खुद को गोलीबारी में फंसने से बचाने के लिए उसे छोड़ दिया था। लेकिन अलार्म लगातार बज रहा था और छत पर लाल बत्तियां बार बार चमक रही थीं। यहां तक कि फायर वुल्फ भी थोड़ा बेचैन लग रहा था। लीफ बस उसके सिर पर हाथ फेरती रही, उसे शांत करने की कोशिश करती रही। हालांकि रेड के माइटिएना ने बस अपना सिर घुमाया और शांति से उसकी ओर देखा। रेड की कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह वहीं शांत भाव से खड़ा रहा, अपना बड़ा नुकीला सिर ऊंचा करके लगातार उग्र होते स्टोन रिज लिजार्ड पर नजर रखता रहा। स्टोन रिज लिजार्ड लाल बत्तियों के आसपास के इलाकों पर हमला कर रहा था। जिस रफ्तार से यह हमला कर रहा था, 3 मिनट से भी कम समय में यह इस जगह की छत को तहस नहस कर देगा। लाल, ये देखकर कि रेड का जाने का कोई इरादा नहीं था और वह अभी भी स्टोन रिज लिजार्ड को घूर रहा था, लीफ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रेड अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ था क्योंकि उसके पोकेमोन गेम इंटरफेस में ट्रेनर पैनल दिखाई दे रहा था। इसमें लिमिट ब्रेक नामक एक अतिरिक्त कौशल भी था। लिमिट ब्रेक ट्रेनर और पोकेमोन की आत्माओं को जोड़ता है। ये संबंधित पोकेमोन द्वारा सीखे जा सकने वाले किसी भी कौशल का उपयोग करने की अनुमति देता है। अब 4 कौशलों की सीमा से बंधा नहीं रहता। हा, सच कहूं तो इस तरह का दृश्य मेरे सपनों में अनगिनत बार आ चुका है। मैं इसे कैसे चूक सकता था? रेड ने लीफ की ओर देखकर मुस्कुराया, फिर अपना हाथ उठाया और निर्णायक रूप से एक आदेश दिया। लिमिट ब्रेक, माइटिएना, हाउल का प्रयोग करो। पलक झपकते ही रेड के शरीर के भीतर से एक सुनहरी रोशनी माइटिएना से जुड़ी और फिर गायब हो गई। माइटिएना की आंखें चमक उठी और उसने अपना मुंह खोलकर एक गूंजती हुई दहाड़ लगाई। आओ! उस जोरदार गर्जना की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। माइटिएना, दौड़ना शुरू करो, सिर पर निशाना लगाओ, डार्क पल्स का इस्तेमाल करो। रेड के आदेश मिलते ही माइटिएना दौड़ने लगा। उसी समय उसके मुंह में घोर काली ऊर्जा जमा हो गई। महज 1-2 सेकंड में एक काली किरण निकली जो सीधे स्टोन रिज लिजार्ड के सिर पर लगी। इस प्रहार से लिजार्ड का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वह गुस्से में दहाड़ उठा। रक्षा करना, रेड ने एक और आदेश दिया। माइटिएना अपनी जगह पर डटा रहा और उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। जमीन से नुकीली कीलें निकली, लेकिन वे माइटिएना को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अब डोधारी, आओ! माइटिएना तेजी से दौड़ने लगी। सबकी हैरानी भरी निगाहों के बीच वह स्टोन रिज लिजार्ड के विशाल शरीर से जोर से टकराए। इस टक्कर से लिजार्ड कई मीटर दूर जा गिरी और दीवार से टकराकर ही रुकी। रेड को एड्रेनालाइन का तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। उसने हाथ हिलाया और एक और आदेश दिया, अंतिम प्रहार, हाइपर बीम। माइटिएना की आंखें लाल हो गईं, मानो वह भी अत्यधिक उत्तेजित हो गई हो। उसके मुंह में भयानक ऊर्जा एकत्रित होने लगी। मैंने कर दिखाया, वापस आना। ठीक उसी क्षण जब हाइपर बीम चलने ही वाली थी, एक चिंतित आवाज सुनाई दी। फिर प्रकाश की एक तेज चमक के साथ स्टोन रिज लिजार्ड माइटिएना के हमले की रेखा से गायब हो गई। धमाका! तीव्र ऊर्जा के कारण हॉल की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया और जमीन पर एक लंबा, झुलसा हुआ निशान दिखाई दिया जिससे तीखा धुआं निकल रहा था। सभी लोग स्तब्ध रह गए। माइटिएना हौंफने लगा, उसके कदम थोड़े लड़खड़ाने लगे। स्पष्टतः 36वें स्तर के इस जीव के लिए लिमिट ब्रेक के बाद इन कौशलों को निर्बाध रूप से एक साथ इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इसका असर बेहद विस्फोटक था। आक्रमण की इस शक्ति का सामना समान स्तर का कोई भी पशु ट्रेनर नहीं कर सकता था। अच्छा काम, रेड को हल्का चक्कर भी आया, मानो उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा काफी हद तक खत्म हो गई हो।
उसने एक लाल और सफेद गेंद निकाली, माइटिएना को याद किया और फिर ओलिवर को तीखी निगाहों से देखा। रेड की घूरती निगाहों से ओलिवर थोड़ी घबरा गई और मानो आखिरकार होश में आकर उसने जोर से घोषणा की, मैच का फैसला हो गया है। विजेता है रेड। हे, तो तुम्हें सच में याद है कि मेरा नाम रेड है? रेड ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, फिर अपनी जैकेट की जिप बंद की और अपने हाथों को जेब में डालकर रॉबर्ट की ओर चल पड़ा। ओलिवर के चेहरे पर जबरदस्ती एक बनावटी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रॉबर्ट पहले से ही बुरी तरह डरा हुआ था, डर से चेहरा लाल किए कोने में धंसा बैठा था। उसमें किसी भी तरह से किसी पशु ट्रेनर की झलक नहीं थी। मेरे भाई को इस तरह कुचलने की क्षमता, वाकई प्रशिक्षु स्तर पर किसी के लिए आपके पास काफी ताकत है। कैसा रहेगा? क्या आप हमारी लिन कॉर्पोरेशन से प्रायोजन स्वीकार करने पर विचार करेंगे? बेशक, यदि आप हमारा वित्तपोषण स्वीकार करते हैं, तो आपको भविष्य में लिन कॉर्पोरेशन में शामिल होना होगा। लगभग 25 वर्ष का एक व्यक्ति चलकर आया। उसकी शक्ल रॉबर्ट से 70 से 80% मिलती जुलती थी। स्पष्ट रूप से, ये रॉबर्ट का बड़ा भाई लिनशिया था। मुझे हंसाओ मत, दफा हो जाओ। लीफ झट से रेड के सामने आ गई और नाराजगी भरे चेहरे से बोली, अगर कोई स्पॉन्सरशिप करनी है, तो वो हमारा चौयांक ग्रुप ही करेगा। यंग मास्टर लिन को अपने भाई की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिनशिया ने अभी भी अचंभित रॉबर्ट पर एक नजर डाली, उसकी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, इस निकम्मे को घर ले जाओ। उसके पीछे सूट पहने दो आदमियों ने तुरंत रॉबर्ट को उठाया और चले गए। वह हार गया। पहले से तय समझौते के अनुसार हारने वाले को 2000 युआन देने होते हैं। वह बहुत डरा हुआ है और चूंकि तुम उसके भाई हो, इसलिए तुम भुगतान करोगे। रेड के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने लिनशिया की ओर हाथ बढ़ाकर सीधे पैसे की मांग की। दिलचस्प, ये छोटी सी रकम मेरे लिए स्वाभाविक रूप से मायने नहीं रखती। मैं अपने सहायक से आपको 200,000 ट्रांसफर करवा दूंगा। जहां तक अतिरिक्त राशि की बात है, क्या आप उस पालतू जानवर को छोड़ने में रुचि रखते हैं? यदि आप सहमत हैं, तो मैं अपने सहायक से तुरंत पैसे भेजवा दूंगा। ये 200,000 है। युवा मास्टर ची ने शायद पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी होगी, है ना? लिनशिया का लहजा तो सौम्य था, लेकिन उसके शब्दों में रेड के प्रति जरा भी सम्मान नहीं झलक रहा था। रेड को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लीफ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 200,000। क्या तुम उससे भिखारी जैसा बर्ताव कर रही हो? सबसे साधारण सी रैंक का निम्न स्तरीय पालतू जानवर भी 500,000 में बिकता है। रेड के माइटिएना को 200,000 में खरीदने की कोशिश कर रही हो? सपने देखना बंद करो। लीफ को लिनशिया से घृणा प्रतीत हो रही थी और उसका लहजा बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। बिल्कुल सही, युवा स्वामी लिन बहुत ही कंजूस हैं। एक चिंतित आवाज सुनाई दी। कई लोग आवाज की ओर मुड़े तो देखा कि ओलिवर के नेतृत्व में एक हट्टा कट्टा अधेड़ आदमी हौंकता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है। वह स्पष्ट रूप से नियमित रूप से व्यायाम नहीं करता था, क्योंकि वह पहले से ही पसीने से भीगा हुआ था। रेड, ये इस क्लब के मालिक हैं, झांग क्वान। इस क्लब की जिनलिंग में कई शाखाएं हैं और उन्हें जिनलिंग शहर में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। युवक, मैं झांग क्वान हूँ। मैंने तुम्हारे उस पालतू जानवर के बारे में सुना है। एक ही कीमत, 2 मिलियन। तुम इसे मुझे बेच दो तो बेहतर होगा। यंग मास्टर लिन का 200,000 की पेशकश करना वाकई। उफ। झांग क्वान ने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और उसे पूरा यकीन था कि वह माइटिएना को हासिल कर लेगा। इतनी ताकतवर पालतू जानवर को अगर किसी उच्च स्तरीय पशु ट्रेनर को सौंप दिया जाए, तो उसे एरैन की क्षमता तक विकसित किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से, लिनजिया और झांग क्वान दोनों का मानना था कि जीत माइटिएना की शक्ति के कारण थी और रेड से इसका कोई लेना देना नहीं था। इतने उच्च कोटि के पालतू जानवर को रेड के हाथों में छोड़ना सरासर व्यर्थ था। ओबाओ, याद रखना, उस लड़के रॉबर्ट से कहना कि वो 2000 युआन मुझे दे दे। लीफ, चलो चलते हैं। रेड ने उन दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे तो बस अमीर लोग थे, क्या वह खुद भी कभी अमीर नहीं था? ओलिवर ने रेड की जाती हुई पीठ को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद, लिनशिया ने शांति से झांग क्वान की ओर देखा और जाने के लिए मुड़ गई। उसे पालतू पशु अस्पताल जाना था। स्टोन रिज छिपकली बुरी तरह घायल थी, और अगर वह इस हालत में मर गई तो यह व्यर्थ होगा। घर पहुंचकर मैं तुमसे निपट लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पालतू जानवर को चुपके से ले जाने की, तुम निकम्मे। कार में, लिनशिया ने ऊस्लेव चेहरे के साथ कुछ बुदबुदाया। फिर उसने एक सिगार निकाला, उसे जलाया, एक कश लिया और आगे बैठे ड्राइवर को निर्देश दिया, आज रात किसी को भेजकर उस रेड को मरवाओ और माइटिएना वाले स्टोरेज डिवाइस को वापस लाओ। याद रखें, इसे साफ रखें। समझ गया, यंग मास्टर लिन। चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लिनशिया ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। सच में, उसने उस माइटिएना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। असली बात तो उसकी हाइपर बीम नाम की स्किल थी।
अगर वह पेट बीस्ट स्किल ग्राफ्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके उस स्किल को अपने सबसे खास पेट बीस्ट में ट्रांसफर कर दे। साल के आखिर में होने वाली जिनलिंग चैंपियनशिप में पहला इनाम तो पक्का मेरा ही होगा। लिनशिया का चेहरा गंभीर था और उसने जलती हुई सिगार को अपनी उंगलियों के बीच मसल दिया। रेड के घर पर, इसे घर कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, दरअसल ये ची परिवार की बची हुई एकमात्र संपत्ति थी, एक छोटा वीरान गोदाम। यही रेड रहता था। रेड, आखिर वो शक्तिशाली माइटियना कहाँ से आ गई? वो इतनी ताकतवर है और तुम्हारे साथ उसकी तालमेल की दर बेहद तेज है। इस पालतू जानवर के साथ जिनलिंग पशु ट्रेनिंग विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश लगभग सुनिश्चित है। आखिरकार विश्वविद्यालय में प्रवेश काफी हद तक पालतू जानवर के साथ तालमेल की दर पर निर्भर करता है। चाहे आपने इसे खुद पकड़ा हो या आपने अपना खुद का पालतू जानवर रखने का स्थान खोला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीफ पूरे रास्ते बड़बड़ाती रही। साफ तौर पर माइटियना ने उसे काफी बड़ा झटका दिया था। तो फिर आपको क्या लगता है कि यह कहां से आया? रेड ने मुस्कुराते हुए पूछा। बोलते समय लीफ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं अनुमान लगा सकती हूँ। यह एक स्टोरेज डिवाइस में था और यह आपके साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठाता है और आपकी हर बात पूरी तरह से सुनता है। केवल एक ही संभावना है, वह माइटियना तुम्हें अंकलची या दादाची ने दी थी। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग के पालतू जानवर के साथ लंबे समय तक रहता है, तो जानवर उस व्यक्ति को अपने से छोटा समझने लगता है। भले ही जानवर को वश में करने वाले का स्तर ऊंचा न हो, लेकिन जब तक मूल मालिक ने उस पर भरोसा किया होता है, जानवर युद्ध में सहयोग करता है। ऐसे मामलों में जानवर के लिए जानवर ट्रेनर पर हमला करना लगभग असंभव था। लीफ के पास इसका यही एकमात्र जवाब था। दुर्फतिवश आपका अनुमान गलत था। मेरी मुलाकात माइटियना से होइंग क्षेत्र में हुई। जब मैं पहली बार उससे मिला तब वह पुचियना ही थी। रेड ने पुरानी यादों में खोई हुई सी मुस्कान के साथ बात की। उसने यह नहीं बताया कि यह तो बस शुरुआती दौर का कुत्ता था। पोकेडेक्स को पूरा करने के लिए माइटियना में विकसित होने के बाद से ही उसने इसे एक डिब्बे में धूल जमा होने के लिए छोड़ दिया था और इसे कभी मैदान में आने का मौका ही नहीं मिला था। एनिमे में ट्रेनर्स के लिए ये कहानी है कि उनके द्वारा पाले गए पोकेमोन बिना किसी सीमा के मजबूत होते जाते हैं। वे उन प्रकारों को भी हरा देते हैं जो उनका विरोध करते हैं, या सड़क किनारे मिलने वाला कोई पोकेमोन किसी छद्म पौराणिक पोकेमोन से लड़कर उसे बराबरी पर ला खड़ा करता है। लेकिन अगर उसके खेल वाले रूप को एनिमे में रखा जाए तो उसे निश्चित रूप से अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाएगा। पोकेडेक्स को पूरा करने के लिए पकड़े गए पोकेमोन को सड़ने के लिए बक्सों में फेंक दिया जाता था। अच्छे व्यक्तिगत मूल्यों के लिए वह पोकेमोन को डिट्टो के साथ प्रजनन करने के लिए मजबूर करता था और फिर पागलों की तरह अंडे से बच्चे निकालता था। गेमर्स को सिर्फ अच्छे आईवी ही नहीं चाहिए थे, उन्हें शाइनी आईवी भी चाहिए थे। एक शाइनी पोकेमोन के लिए कोई व्यक्ति सैकड़ों या हजारों बार मैन्युअल रूप से मैप को रीसेट कर सकता है। अगर ये सेटिंग किसी एनीमे की दुनिया में होती तो वह एक कट्टर खलनायक होता। 100 फीट से रेड के पास अब जो कुछ था वह एक ऐसी तरकीब प्रतीत होती थी जिसमें गेम और एनीमे दोनों के तत्व शामिल थे। होइंग क्षेत्र, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? लीफ असमंजस में दिखी। उसने वास्तव में होइंग नामक स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। लीफ के जाने के बाद रेड ने अपने पोकेमोन गेम सिस्टम का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गेम की तरह था जिसमें पोके बॉल, आइटम और बेरी सभी उपलब्ध थे। हालांकि माइटियना को छोड़कर किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सका, वे सभी धुंधले दिखाई दे रहे थे। माइटियना, खाने का समय हो गया है। रेड ने एक लाल और सफेद गेंद निकाली और माइटियना को छोड़ दिया। ये खेल की दुनिया नहीं थी, पोकेमोन को सचमुच खाने और आराम करने की जरूरत थी। माइटियना के बाहर आने के बाद उसने रेड की ओर एक चीख मारी, फिर आराम से अपने अगले पंजों से दरवाजा खोला और गोदाम से बाहर निकल गया। रेड उसके पीछे पीछे बाहर गया। माइटियना ने चारों ओर देखा, एक बड़ा पेड़ ढूंढा, अपना एक पिछला पैर उठाया और पेशाब करने लगा। ओह, बेशक, पोकेमोन भी सजीव प्राणी हैं, उन्हें भी शौच करने की आवश्यकता होती है। तो फिर भूत प्रकार के प्राणियों और आर्सिस जैसे सृजन देवताओं को शायद इसकी आवश्यकता नहीं होगी, है ना? ये सोचकर रेड खुद को रोक नहीं पाया और उसने कल्पना की कि आर्सिस पेशाब करने के लिए अपना पिछला पैर उठा रहा है। ईव, उसे घृणा की एक सिहरन महसूस हुई और उसने अपने बॉक्स की ओर देखा। आर्सिस चुपचाप अपने पोकेमोन बॉक्स में बैठा था। उसके पास सिर्फ पूरा पोकेडेक्स ही नहीं था, उसके पास हर एक पोकेमोन था। जाहिर है, इतनी जल्दी पोकेडेक्स पूरा करने के लिए एक रहस्यमयी शक्ति का होना अनिवार्य था। उदाहरण के लिए, मास्टर बॉल जो 9999 की सीमा को पार कर गई, 9999 एक्सपीरियंस कैंडी, और इसी तरह। सूची अंतहीन थी। आओ, माइटियना ने रेड की ओर एक हल्की सी दहाड़ मारी, फिर उसके पास जाकर अपने बड़े सिर से उसे प्यार से सहलाया। चलो, खाने का समय हो गया है। जब तक मुझे खाने को कुछ मिल रहा है, तब तक आपको भी मिल जाएगा। रेड ने कुत्ते के सिर पर थपथपाया और माइटियना को वापस गोदाम में ले गया, जहां उसने इंस्टेंट नूडल्स का एक बड़ा बर्तन उबाला।
आदमी और कुत्ते ने जी भरकर खाना खाया। बेशक माइटिएना की भूख रेड की तुलना में कहीं अधिक थी। ये कैसा था? जब उस आदमी और कुत्ते ने इंस्टेंट नूडल्स के कई बड़े पैकेट खत्म कर दिए, तो रेड ने अपनी बाहें मोड़ी और माइटिएना से पूछा, आओ, वूफ वूफ वूफ। माइटिएना ने अपनी पूंछ को तेजी से हिलाया और रेड के चारों ओर चक्कर लगाया। पोकेमोन का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है, जब तक उनका ट्रेनर उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वे बेहद उत्साहित रहेंगे, भले ही वे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही क्यों ना खा रहे हों। फिर रेड ने माइटिएना को खूब प्यार से सहलाया और इसका भरपूर आनंद लिया। उसके बाद वह कुत्ते को पास ही टहलने के लिए ले गया। क्योंकि यह एक परित्यक्त गोदाम था, इसलिए ये काफी सुनसान जगह पर था और सड़क के किनारे जंगली पालतू जानवर घूमते हुए देखे जा सकते थे। बेशक वे तो बस निम्न स्तर के जीव थे, जो उसके पिछले जीवन के आवारा कुत्तों और बिल्लियों से भिन्न नहीं थे। इस स्तर के पालतू जानवरों को युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे शायद ही कोई कौशल सीख पाते थे। बेशक रेड के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, वह आसानी से एक टेक्निकल मशीन निकाल सकता था, हालांकि वह भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसके पास फिलहाल पालतू जानवर पालने के लिए न तो पैसे थे और न ही ऊर्जा। आखिरकार उसके पास 1000 से भी अधिक पोकेमोन थे जो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए तत्पर थे। पोकेमोन उसे कभी धोखा नहीं देंगे और वह हर एक की एट्रीब्यूटों और लड़ने की शैली को भली भांति समझता था। उसे किसी पालतू जानवर को पालने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, काफी देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं और आराम करते हैं। वैसे चलो आज रात साथ सोते हैं। थोड़ी ठंड है और मेरा इरादा है कि मैं तुम्हें बिस्तर गर्म करने वाले के रूप में इस्तेमाल करूं। रेड ने मुस्कुराते हुए माइटिएना का चेहरा चुटकी से दबाया। माइटिएना ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी पूंछ इतनी जोर से हिलाई कि ऐसा लगा मानो वह टूटकर गिर जाएगी। यही वह स्टेटस थी, पोकेमोन अपने ट्रेनर की बातें समझ सकते थे और ट्रेनर उन पोकेमोन के तस्कों के पीछे का अर्थ समझ सकते थे जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक प्रशिक्षित किया था। गोदाम में वापस आकर एक पुराने लकड़ी के पलंग पर रेड माइटिएना से टेक लगाकर लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसे लगा कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। समय शांतिपूर्वक बीतता गया और जल्द ही आधी रात हो गई। रेड के परित्यक्त गोदाम के पास नकाब और नुकीली टोपी पहने एक आदमी प्रकट हुआ। आसपास का जायजा लेने के बाद उस आदमी ने अपना हाथ जमीन की ओर बढ़ाया। एक नीली रोशनी प्रकट हुई और उसके साथ ही 1 मीटर से अधिक ऊंचा एक पालतू जानवर उसके पालतू जानवर के स्थान से बाहर आ गया। ये पालतू जानवर देखने में पूरी तरह से इंसानी जैसा था, यहाँ तक कि उसने पैंट भी पहन रखी थी। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा काले बालों से ढका था, लेकिन उसका सिर बिल्ली जैसा था। एक बी रैंक का पालतू जानवर, मानवाकार बिल्ली। ये सीधे तौर पर आमने सामने के हमलों में माहिर नहीं था, लेकिन ये छुपकर हमले करने और खुफिया जानकारी जुटाने में निपुण था। उस आदमी ने सुनसान गोदाम की एक खिड़की की ओर इशारा किया। इंसान जैसी दिखने वाली बिल्ली बिना कोई आवाज किए पलक झपकते ही वहां पहुंच गई। उसने अपना एक पंजा बढ़ाया, जिसमें से कई नुकीले पंजे निकले हुए थे, और खिड़की के कुंडे को ऐसे काट डाला जैसे टोफू काट रही हो। गोदाम के अंदर माइटिएना ने अचानक अपना सिर उठाया। सूंघते हुए उसकी नाक फड़क उठी, फिर उसने चुपचाप रेड के चेहरे को चाट लिया। रेड ने झट से अपनी आंखें खोलीं और तुरंत माइटिएना की निगाहों से मिली। बिना एक शब्द कहे ही सब कुछ समझ लिया गया। खिड़की खुल गई। हालांकि आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी रेड ने इसे महसूस किया, खासकर माइटिएना की चेतावनी के बाद। वह सचमुच बहुत परेशान था। ये परेशानी निश्चित रूप से उसी दिन हॉल में माइटिएना द्वारा दिखाई गई चौंका देने वाली ताकत के कारण हुई थी। मैं वाकई बहुत प्रभावित हूँ। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ एक बड़ा कुत्ता है? क्या इन लोगों में जरा भी अक्ल नहीं है? कुत्ते का सबसे संवेदनशील अंग उसकी नाक होती है। क्या यह आम जानकारी नहीं है? रेड ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन सतह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह आदमी कमरे में दाखिल हुआ और अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाली। उसके पीछे पीछे वह बिल्ली जैसा दिखने वाला जीव भी चल रहा था, और वह दबे पांव बिस्तर की ओर बढ़ा। उसका इरादा तो तुरंत गोली चलाने का था, लेकिन अंदर जाकर पालतू जानवर को अपने साथ सोते हुए देखकर उसने अपनी रणनीति बदल दी। अगर एक गोली से वह तुरंत नहीं मरा, तो माइटिएना जरूर जाग जाएगा, जो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। बच्चे, तुम्हारी परलोक यात्रा मंगलमय हो। युवा स्वामी लिन तुम्हारे इस पालतू जानवर का ख्याल रखेंगे। वह आदमी अपनी बंदूक लेकर धीरे धीरे पास आया, लेकिन जब उसने रेड का चेहरा देखा, तो वह रेड की आंखें खुली देखकर दंग रह गया। ये बच्चा बिल्कुल भी सोया नहीं था। उसने सहज ही गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली परछाई कौंध गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, बंदूक पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ और बांह माइटिएना ने काट डाली। ये पोकेमोन एनीमे की दुनिया से नहीं है। पोकेमोन के हमले से इंसान मर सकते हैं। सुपर पैलेट टाउन के निवासी की तरह थंडरबोल्ट या फ्लेमथ्रोवर का सामना करना असंभव था। एक तीखी चीख सुनाई दी। वह आदमी तुरंत पीछे हट गया और अपना हाथ हिलाने लगा, क्योंकि मानवाकार बिल्ली के नुकीले पंजे रेड की गर्दन की ओर झपटे। रेड को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हों। मैं मरने जा रहा हूं।
एक पालतू जानवर द्वारा एक आम इंसान की हत्या करना महज एक पल की बात थी। माइटिएना ने रेड को सिर से धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। इसके बदले में उस मानवाकार बिल्ली के पंजे माइटिएना पर लगे, जिससे उसके शरीर पर तुरंत कई भयानक घाव हो गए, मांस फट गया और खून बहने लगा। माइटिएना ने एक भी आवाज नहीं की। वह बस रेड के सामने कूद गया, अपना सिर घुमाया और अपने नुकीले दांत दिखाए। धड़ाम, एक आवाज आई और रेड ने हैरानी से अपना हाथ उठाया तो उसे एक लाल और सफेद गेंद दिखाई दी। उसे कुछ एहसास हुआ और उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। रात के 1 बजे बज चुके थे। प्रतिदिन एक। रेड ने लाल और सफेद गेंद फेंकी और उसकी नजरों के सामने एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। इतनी देर हो गई है, क्या तुम म्याऊत को सोने नहीं दे सकते? म्याऊ। यहाँ क्या स्टेटस है? म्याऊ। एक मलाई जैसे सफेद रंग की बिल्ली, जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से भी कम थी, वहां 2 पैरों पर खड़ी थी और अपने पंजे से अपनी आंखें मल रही थी। दूसरा, क्या खुफिया जानकारी गलत थी? पास ही में, अपना कटा हुआ हाथ पकड़े हुए वह आदमी पीला पड़ गया था। वह मुड़ा और भाग गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उनमें से 2, वह पहले ही अपना एक हाथ खो चुका था। अगर वह अब नहीं भागा तो उसकी मौत निश्चित थी, इसमें कोई शक नहीं। मानवाकार बिल्ली कुछ पल के लिए अचंभित खड़ी रही, फिर वह भी बाहर भाग गई। म्याऊत, पीछा करो। यह म्याऊत रेड की टीम में हमेशा रहता था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने इसे कौन कौन से मूव्स सिखाए थे, इसलिए उसने तुरंत कमांड जारी कर दी। हालांकि म्याऊत को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन रेड का आदेश आते ही उसने अपने ट्रेनर के साथ विश्वास और अच्छे संबंध के कारण तुरंत उस कौशल का इस्तेमाल किया। उसकी आकृति भूत की तरह तेजी से बाहर निकली। उसके पीछे एक चीख सुनाई दी, मानव आवाज नहीं, बल्कि म्याऊ जैसी आवाज। ये क्या चीज है? म्याऊ। अब जब मैं पास आ गया हूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये कितनी बदसूरत है। म्याऊ। इसी दौरान म्याऊत की शिकायतें भी सुनी जा सकती थीं। उनका पीछा करो और उसे मार डालो। रेड गंभीर चेहरे के साथ खड़ा हुआ, माइटिएना के सिर पर थपथपाया और ठंडे स्वर में बोला। माइटिएना की आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमका और वह तेज स्पीड से आगे बढ़ गया। ये तो सिर्फ लेवल 20 है। इन तथाकथित बी रैंक और सी रैंक वर्गीकरणों में वास्तव में क्या अंतर है? और हम अब यहां और नहीं रुक सकते। रेड ने उस मानवाकार बिल्ली को देखा, जो म्याऊत के एक ही वार से नीचे गिर गई थी और लगातार संघर्ष कर रही थी। उसकी निगाहें और भी ठंडी होती गईं। वहां, माइटिएना उस आदमी का पीछा करते हुए एक दूर स्थित परित्यक्त निर्माण स्थल तक गई, लेकिन वह तुरंत उसके पीछे नहीं गया। एक घायल माइटिएना उग्रता से भड़क उठी और एक कटे हुए हाथ वाले एक साधारण आदमी का पीछा करने लगी। परिणाम स्पष्ट था। कितने कमजोर हो, म्याऊ। हालांकि मैं, म्याऊत, लड़ाई में अच्छा भी नहीं हूं। म्याऊ। शियाओ ची, हम इसका क्या करें? म्याऊ। म्याऊत ने अपना सिर खुजाया और रेड की ओर देखने के लिए मुड़ा। अपने सामने टीम रॉकेट के म्याऊत को देखकर, एक ऐसा पोकेमोन जिससे वह बेहद परिचित था, रेड के चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा ही हुआ, शुक्र है कि उसने उसे किड्डो कहकर नहीं पुकारा। यह अफसोस की बात है कि हमारे पास पोकेबॉल नहीं है। इससे शायद अच्छी कीमत मिल सकती थी। रेड ने थोड़ी बेबसी के साथ सिर हिलाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे पास एक है, म्याऊ। मैंने इसे पिछली लड़ाई के दौरान उठाया था। म्याऊत ने पीछे हाथ बढ़ाकर एक लाल और सफेद गेंद निकाली। जाहिर है, रेड को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने इसे कहां से निकाला था। ओह, तुमने कमाल कर दिया। सच में, तुम्हारे आसपास होने से अच्छी चीजें होती हैं, म्याऊत। आखिर तुम ही तो हो वो म्याऊत जो फेट लेकर आता है। रेड की आंखें चमक उठीं और वह म्याऊत के सिर पर थपथपाने के लिए नीचे बैठ गया। लेकिन, म्याऊ, अच्छा लग रहा है, म्याऊ। म्याऊत ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, लेकिन मुझे याद है कि हमने अभी अभी शाइनी योवेल्टल को पकड़ा था, म्याऊ, है ना? सच में बहुत मेहनत लगी, म्याऊ। गारचॉम्प और बाकी सब थक गए हैं। हम अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए, म्याऊ? और, हालांकि मैं गारचॉम्प और मेटाग्रोस की तुलना में लड़ने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, म्याऊ। म्याऊत के शब्दों ने रेड को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। यह म्याऊत संवाद कर सकता था, ये पोकेमोन से ज्यादा एक इंसान जैसा था। ऐसा लग रहा था कि उसे खेल में घटी कई बातें याद थीं। यह एक बेमिसाल अच्छी बिल्ली थी जो एक बेहतरीन दोस्त बन सकती थी। मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे बताऊंगा, म्याऊत। इसे फिर से मारो, सुनिश्चित करो कि यह पूरी तरह से बेहोश हो जाए। रेड खड़ा हुआ, जमीन पर रेंग कर दूर जाने के लिए संघर्ष कर रही मानवाकार बिल्ली को देखा और निर्देश दिया। तो मैं फॉल स्वाइप का इस्तेमाल करूंगा, म्याऊ। रेड के अनुरोध पर म्याऊत ने तुरंत एक कौशल चुना और उसे इस्तेमाल किया। गेम की सेटिंग में, फॉल स्वाइप कभी भी पोकेमोन को नॉकआउट नहीं करता, भले ही प्रतिद्वंद्वी का एचपी कम हो, ये हमला उसे 1 एचपी के साथ छोड़ देता है। हे। म्याऊत ने अपने पंजे बाहर निकाले, उसके बिल्ली जैसे चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई, और उसने मानवाकार बिल्ली पर हमला किया, जिससे उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गई। ये हंसी तुमने कहां से सीखी? तुम्हारी हंसी तो नवों जैसी लगती है। रेड ने लाल और सफेद गेंद फेंकी।
बिना किसी हैरानी के उस बिल्ली को पकड़ा गया। म्याऊं। म्याउथ ने रेड की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये वही हंसी नहीं थी जो तुम अपनी पिछली यात्रा के दौरान हमेशा हंसते थे? रेड एकदम जम गया, उसे तुरंत मॉडिफाइड गेम में अपना किरदार याद आ गया। दरअसल ऑथ की एक खासियत थी, जब भी कोई लड़ाई जीती जाती थी, किरदार के डायलॉग बॉक्स में हे लिखा हुआ दिखाई देता था। तो इसने उससे खलनायक की हंसी सीख ली। लेकिन वैसे, म्याऊं, शियाओ ची, अगर तुम माइटियना को उसे सीधे मारने दोगी, तो क्या हम ये पता लगाने का मौका नहीं खो देंगे कि मास्टरमाइंड कौन है? म्याऊं। म्योथ ने अपनी बाहें मोड़ ली, एक पंजे से अपनी गोल ठुड्डी को सहलाया, मानो वह महान जासूस म्योथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि वो कौन है। मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा। चलो चलते हैं, एक नजर डालते हैं। रेड अपने हाथों को जेब में डाले हुए परित्यक्त निर्माण स्थल की ओर चल पड़ा। म्याउथ उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए उसके बगल में चल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, म्याऊं। क्या ये ल्यूमियोस सिटी नहीं है? म्याऊं। म्याउथ ने अपनी उलझन जाहिर की। वह बहुत ही चतुर म्याउथ था, हालांकि वह कभी कभी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता था, लेकिन मूल रूप से वह एक बुद्धिमान म्याउथ था। नहीं, आप इसे एक दूसरी दुनिया मान सकते हैं। यहाँ कई ऐसे जीव हैं जो पोकेमोन से मिलते जुलते हैं। आप पोकेमोन के साथ किसी तरह इस दुनिया में आ गया। रेड ने संक्षेप में समझाया और म्याउथ ने सिर हिलाया। वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। सच में, क्या समय और स्थान को नियंत्रित करने वाले पोकेमोन भी गारचॉम्प और अन्य लोगों द्वारा बुरी तरह नहीं हराए गए थे, और अंत में शियाओची द्वारा एक ही अल्ट्रा बॉल से पकड़ लिए गए थे? बस दूसरी दुनिया में जाना है, कोई बड़ी बात नहीं, म्याऊं। उस आदमी और म्याउथ के अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उन्हें माइटियना की धीमी गुर्राहट सुनाई दी। आवाज से ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज को फाड़ रहा है। जैसे जैसे वे करीब आते गए, खून की तेज गंध उनकी नाक में घुस गई। रेड रुक गया। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन अगर वह किसी भी घिनौनी चीज को देखने से बच सकता था, तो निश्चित रूप से न देखना ही बेहतर था। माइटियना, वापस आओ, रेड ने आवाज लगाई और उसे तुरंत जवाब मिल गया। आओ। माइटियना ने हल्की सी गुर्राहट निकाली, जिसके बाद घसीटने की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उस माइटियना ने उस व्यक्ति को घसीटकर यहाँ लाया। म्याऊं। म्याउथ ने रेड के कंधे पर कूदते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रेड अवाक रह गया। एक पल में माइटियना ने एक ऐसे शव को घसीटकर रेड के सामने पेश किया, जो पहचान से परे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उस आदमी की आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, और उसके चेहरे पर अभी भी दहशत के भाव थे। उसकी गर्दन लगभग कटी हुई थी, माइटिना द्वारा काटे जाने के कारण, और झुलसकर काली पड़ गई थी, जिससे जलने की गंध आ रही थी। माइटियना ने फायर फैंग का भी इस्तेमाल किया था। रेड की हत्या करने की कोशिश करने वाले दुश्मनों के प्रति माइटियना बेहद क्रूर थी। बहुत अच्छा। रेड ने माइटियना के शरीर पर पंजे के निशान देखे, जिनसे अभी भी खून बह रहा था। उसने माइटियना को उसके पोके बॉल में वापस बुला लिया और फिर पोके बॉल से बोला, मुझे तुम्हें पालतू जानवरों के अस्पताल ले जाना होगा। पोकेमोन सेंटर न होना वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। अभी के लिए इसे छोड़ो, म्याऊं। आखिर मेरी महान राजा म्याउथ की शक्ति इतनी कम क्यों हो गई है? म्याऊं। तुम्हारे मानवीय शब्दों में मेरा स्तर गिर गया है, म्याऊं। म्योथ ने पीछे से रेड के सिर को गले लगाया, उसके बिल्ली जैसे चेहरे पर नाखुशी के भाव थे। मुझे भी इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है। पहले अस्पताल चलते हैं। माइटियना को अभी भी खून बह रहा है, और हमें टैक्सी लेनी होगी। बेशक, मेरे पास माइटियना के इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए मैं अभी पैसे उधार लेने जा रहा हूँ। रेड ने अपना शाओमी फोन निकाला, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और पता नहीं कितना पुराना था, और लीफ का नंबर डायल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर कहीं से उठा। नींद में डूबी लीफ तुरंत जाग उठी जब रेड ने उसे बताया कि माइटियना को इलाज की जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं हैं। चलो, हम अस्पताल जा रहे हैं, रेड ने हाथ हिलाते हुए कहा। म्योथ ने अपना पंजा चाटा और कहा, शियाओची, मुझे पोके बॉल में डाल दो। मुझे अभी भी सोना है। तो लगभग आधे घंटे बाद पेट बीस्ट हॉस्पिटल के अंदर लीफ माइटियना के सिर पर हाथ फेर रही थी, ये संकेत देते हुए कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। माइटियना अभी भी अपनी पूंछ हिला रही थी, शांत दिख रही थी, जिससे कुछ देर पहले के उसके भयंकर रूप की कल्पना करना मुश्किल हो रहा था। क्लिक करें। पोके बॉल अपने आप खुल गई, और रेड द्वारा वापस बुलाया गया म्याउथ अपने आप बाहर आ गया। दरअसल, ऐश के पिकाचू की तरह म्याउथ भी एक ऐसा पोकेमोन है जिसे पोके बॉल के अंदर रहना पसंद नहीं है। खेल में यह बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब जब वे वास्तविक दुनिया में आ गए हैं, तो टीम रॉकेट के म्याउथ ने असली नायक होने के नाते स्वाभाविक रूप से पोके बॉल को नापसंद करने की अपनी एट्रीब्यूट को बरकरार रखा है। अब जब वह पूरी तरह से जाग गया था, तो वह तुरंत बाहर आ गया। म्याऊं। म्योथ ने जोरदार तरीके से अंगड़ाई ली। अन्य म्योथों के विपरीत, उसने अपने दोनों अगले पंजों का उपयोग करके ऊपर की ओर खिंचाव किया, बिल्कुल एक इंसान की तरह। आखिरकार, वह एक म्याउथ था जो दो पैरों पर चलता था। कितना प्यारा। तुम्हें ऐसा ही एक और प्यारा पालतू जानवर कब मिला?
लीफ की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत म्याउथ के सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। थप्पड़। म्योथ ने निर्दयता से लीफ का हाथ झटक दिया और गुर्राते हुए कहा, छोटी बच्ची, मुझ पर हाथ मत लगाओ, म्याऊं। लीफ अपनी जगह पर जमी रही, उसका हाथ अभी भी फैला हुआ था। ये बोलता है, रेड, बेहतर होगा कि तुम उस बच्चे को चुप कराओ। बोलने वाला पालतू जानवर बेहद दुर्लभ होता है, उसे सबके सामने घुमाने से गलत तरह के लोग उसमें दिलचस्पी लेने लगेंगे। लीफ ने अपनी आवाज धीमी कर ली और म्याउथ को चुप रहने का इशारा किया। क्या मैं अब दुर्लभ हूँ? म्याउथ रेड की पीठ पर कूद गया, उसके कंधे पर बैठ गया और फुसफुसाया, क्या मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, म्याओ? अभी तो, बेशक, आपकी अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आप अनमोल हैं। रेड ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। म्योथ ने रेड को प्यार से सहलाया। म्योथ का स्नेह जोड़ 10,086। छोटी ची, पैसों की चिंता मत करो, म्याऊं, मेरे पास अभी भी एक सोने का सिक्का है, म्याऊं। म्योथ ने सिक्के को अपने माथे पर थपथपाया। एक पोकेमोन होने के नाते, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रेड कितना अमीर है। म्योथ, खासकर टीम रॉकेट का म्योथ, उस तरह का भाई है जो चावल का आखिरी कटोरा भी आपस में बांट लेगा और साथ मिलकर मुसीबत का सामना करेगा। पूरी पोकेमोन दुनिया में टीम रॉकेट के म्याउथ जैसा कोई दूसरा पोकेमोन नहीं है। बहुत बढ़िया, माइटिएना ठीक है, हमें बस इलाज खत्म होने का इंतजार करना है। आपकी माइटिएना सचमुच आपकी बात सुनती है, आपके एक शब्द सुनते ही वह इलाज के लिए दौड़ पड़ती है। आमतौर पर, एक साधारण पालतू जानवर अपने ट्रेनर की अनुपस्टेटस में डॉक्टर को पास नहीं आने देता। पशु चिकित्सकों पर हमला होना कोई असामान्य बात नहीं है। लीफ ने म्याउथ की ओर देखा और सोचने लगी कि रेड ने दोनों जानवरों का इतना भरोसा कैसे जीत लिया। सीखना है। रेड एक नज़र में ही उसके विचारों को पढ़ लेता था, उसका दिमाग उसके लिए एक खुली किताब की तरह था। क्या कोई तरकीब है क्या? लीफ ने बेपरवाही का दिखावा किया, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। मैं सिखाऊंगा नहीं, मुझे कुछ दिन दीजिए और मैं आपको एक पोकेमोन पालतू जानवर उपहार में दूंगा। इसे अच्छे से पालिएगा। आप बिल्कुल नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक भरोसेमंद ट्रेनर हैं। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। रेड ने अपनी नाक रगड़ी, उसके शब्दों से लीफ की आंखों में चमक आ गई। उसने अनुमान लगाया कि उसका मतलब म्याउथ या माइटिएना से था। उसे असल में क्या मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रेड अगला कौन सा पोकेमोन अनलॉक करता है। अगर वह उसकी मुख्य टीम का पोकेमोन निकला तो माफ कीजिएगा, लड़कियां चैंपियन बनने के रास्ते में रुकावट ही बनती हैं। आपका पालतू जानवर स्थिर है। आराम करो, अभी और कोई लड़ाई नहीं। कुछ देर बातचीत करने के बाद डॉक्टर माइटिएना को बाहर ले गए। अस्पताल के नियम, सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पालतू जानवरों को पट्टा पहनाना अनिवार्य है। धन्यवाद, डॉक्टर साहब, प्यारी महिला बिल का भुगतान कर देंगी। रेड ने लीफ की ओर इशारा किया और पट्टी बंधी माइटिएना पर एक नजर डाली। माइटिएना हैरान था, यहां तक कि जब वह मौत के करीब था, तब भी एक पोकेमोन सेंटर ने उसे कुछ ही सेकंड में लड़ने के लिए तैयार कर दिया था, तो यहाँ सफेद पट्टियां क्यों लगी हैं? रेड ने पट्टा खोला और माइटिएना को उसके पोके बॉल में वापस बुला लिया। म्याउथ उसके कंधे पर ही लटका रहा, लेकिन उसने एक बार भी म्याऊ नहीं किया। ठीक है, मैं भुगतान कर दूंगा। लीफ ने सिर हिलाया। उन्होंने नीचे जाकर भुगतान किया, थोड़ी देर बातचीत की, फिर अलग हो गए। वह सोने के लिए चली गई। छोटी ची, अब क्या हुआ, म्याऊ? वो जगह तो खराब हो गई है, हमें एक नया ठिकाना चाहिए, म्याऊ। मैं पहले भी पुलों के नीचे सो चुका हूँ, म्याऊ। और सुनो, म्याऊ, उस लड़की के प्यार में इतना मत पड़ जाना। जब तुम परवाह करते हो, तो औरतें तुम्हारा दिल तोड़ देती हैं, म्याऊ। म्याउथ को कुछ याद आया और उसने एक अनुभवी योद्धा की तरह अपना गोल सिर हिलाया। हा, रेड को ठीक से पता था कि उसका क्या मतलब है। उसकी इंसानों जैसी चाल ढाल और बोलने का तरीका उसने एक मादा म्याउथ को प्रभावित करने के लिए सीखा था। हम लिन कॉर्पोरेशन जा रहे हैं। उस मानवाकार बिल्ली की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। नींद आ रही है? रेड ने पूछा। नहीं, म्याऊ। तो चलिए चलते हैं, अभी जल्दी है, पहले नाश्ता कर लेते हैं। मिल गया, म्याऊ। एक आदमी और एक बिल्ली बातें करते हुए जिनलिंग शहर में टहल रहे थे। म्याउथ की बकबक से रेड को कम अकेलापन महसूस हुआ। आखिर बोलने वाली बिल्लियां कितनी होती हैं। नाश्ते के बाद वे लिन कॉर्पोरेशन के टावर पर पहुंचे। इतना लंबा, म्याऊ। म्याउथ ने गगनचुंबी इमारत की ओर गर्दन उठाकर देखा। लुमियोस में प्रिज्म टावर से ऊंचा नहीं। रेड म्याउथ को अंदर ले गया। बिना अपॉइंटमेंट के राष्ट्रपति लिन शिया से मिलना असंभव था। मैं यहाँ एक पालतू जानवर बेचने आया हूँ, वही जानवर जो आपके बॉस को चाहिए। बस उसे बता दो, उसे पता चल जाएगा। कोई फालतू की बातें नहीं, रेड ने सीधे अपने काम की बात कही। एक पल रुकिए। रिसेप्शनिस्ट ने सीईओ के सहायक को फोन किया। कुछ मिनट बाद रेड को 26वीं मंजिल तक जाने वाली लिफ्ट में ले जाया गया और एक टीएस के आलय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया। बिजनेस सूट पहने एक लंबी, बेहद खूबसूरत महिला इंतजार कर रही थी। स्पष्ट रूप से वह लिन शिया की सहायक थी। अंदर, रेड की नजरें सोफे पर आराम कर रहे रॉबर्ट से मिलीं।
तुम अभी तक जीवित क्यों हो? रॉबर्ट अचानक उठ बैठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रॉबर्ट, एक तीखी फटकार, रॉबर्ट गुस्से से पीछे हट गया। म्याऊं, म्याउथ की नाक फड़क उठी, उसने रॉबर्ट को ठंडेपन से देखा और एक बार म्याऊं किया। रॉबर्ट पुरानी यादों से सताकर कांप उठा, अब उसे किसी भी घूरते हुए पोकेमोन से डर लगने लगा था। ये देखने में भले ही हानिरहित लग रहा था, लेकिन कौन जानता था, हो सकता है कि वह अपना मुंह खोलकर हाइपर बीम से हमला कर दे। आपकी उम्र रॉबर्ट के बराबर है, क्या मैं आपको लिटिल ची कह सकता हूँ? लिटिल ची। लिनशिया मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलका, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि उसने किसी को मारने का आदेश दिया था। लेकिन रॉबर्ट की प्रतिक्रिया ने इसकी पुष्टि कर दी थी। जो भी हो, मेरे पास एक पालतू जानवर है, पता नहीं राष्ट्रपति लिन को इसमें दिलचस्पी होगी या नहीं। रेड ने लाल और सफेद गेंद उछाली और पकड़ ली। लिंजिया सीधी खड़ी हो गई, वही तो माइटेना को पकड़े हुए उपकरण था। उसका ड्राइवर कल रात वापस नहीं लौटा था, लेकिन अगर रेड बेचने को तैयार हो जाता, तो हत्या की तुलना में पैसे से मामला ज्यादा साफ तरीके से सुलझ जाता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका आदमी मारा जा सकता है। हाँ, चूंकि आपने अपना मन बदल लिया है, मैं झांग क्वान के 2 मिलियन से 1 मिलियन अधिक दूंगा। माइटीना को मेरे हवाले कर दो, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। लिनशिया के चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। माइटीना, मैंने कब कहा कि मैं माइटेना बेच रहा हूँ? रेड की आंखें सिकुड़ गईं, उसने गेंद उछाली। क्लिक करें। एक बुरी तरह से घायल, अधमरी हालत में मानवाकार बिल्ली प्रकट हुई, जो मुश्किल से सांस ले रही थी। क्या, ये तो ओर्डली की मानवरूपी बिल्ली है? रॉबर्ट उछल पड़ा और इशारा करने लगा। बैठना, बकवास। लिनशिया ने मेज पर हाथ पटका और अपने भाई को घूरते हुए कहा, यह मानना मुश्किल है कि ऐसे मूर्ख में उसके जीन हैं। रॉबर्ट के इस कदम का मूल अर्थ ये घोषणा करना था कि लिन कॉर्पोरेशन ने उसके पीछे किसी को भेजा है। जिनलिंग में लिन कॉर्पोरेशन भले ही एक प्रमुख शक्ति हो, लेकिन राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के सामने यह एक नपुंसक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। अगर रेड ने इसकी सूचना दी तो लिनशिया गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगी। बाहर उसके कई दुश्मन थे, अगर एनफोर्सर बीस टैमर ने उसे निशाना बना लिया, तो मामला बहुत जटिल हो जाएगा। बहुत से लोग उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। ओह, राष्ट्रपति लिन का कहना है कि रॉबर्ट बकवास कर रहा है। क्या यह ओर्डली का पालतू जानवर नहीं है? रेड ने सीधे लिनशिया की ओर देखा और आगे बढ़ी। हे, लिनशिया ने ऊसलेब होकर हल्के से हंसते हुए कहा। लड़का बुरी तरह डर गया था, उसका दिमाग अभी भी उलझन में है। अपनी कीमत खुद तय करो। रेड मुस्कुराया। वही रकम जो तुमने पहले बताई थी, मुझे बेच दो और मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम पागल हो? क्या तुम सचमुच 3 मिलियन मांगने की हिम्मत करते हो? रॉबर्ट गुस्से से भड़क उठा। अपना मुंह बंद करें। अगर तुम्हारे पास रेड की आधी बुद्धि भी होती तो तुम अब भी एक निकम्मे इंसान नहीं होते। क्रोधित होकर लिनशिया ने डेस्क से एस्ट्रे छीन ली और उसे फेंक दिया। वह रॉबर्ट के पैरों के पास गिरकर चकनाचूर हो गई, जिससे वह अवाक रह गया। हाँ, लिनशिया ने सांस छोड़ते हुए दरवाजे पर खड़े सचिव से कहा, उसे बाहर ले जाओ और 4 मिलियन भेज दो। मुझे उम्मीद है कि यह कीमत आपको संतुष्ट करेगी। बहुत संतुष्ट हूँ। रेड ने सिर हिलाया और दफ्तर से निकल गया। रेड के जाते ही लिनशिया ने मेज पर जोर से हाथ पटका। बूढ़ा ली गया, वह बदमाश गया, कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहना। मुसीबत मत खड़ी करो, कुछ दिनों में मैं एक पेशेवर को बुलाकर उसे निपटा दूंगा। भाई, तुम खुद ही क्यों नहीं संभाल लेते? रॉबर्ट ने झट से कहा। एक बार तो अक्ल का इस्तेमाल करो। लिनशिया ने गुस्से से कहा। आधे शहर के लोग मुझे देख रहे हैं, क्या मैं हर छोटा मोटा काम खुद ही करूं? चाहे हमला कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो, निशान तो रह ही जाते हैं। अगर मुझ पर शक हुआ, तो क्या मैं किसी बच्चे के लिए लिन कॉर्पोरेशन को दांव पर लगा दूंगा? उस निकम्मे बूढ़ेली को दोष दो, उसने एक साधारण काम बिगाड़ दिया और मुझे एक बच्चे के सामने शर्मिंदा कर दिया। रॉबर्ट चुपचाप, अजीब तरह से बैठ गया। लिनशिया ने खुद को शांत किया और एक नंबर डायल किया। बूढ़ा ली मर चुका है। शव को ठिकाने लगा दो, कोई सुराग न छोड़ो। कहाँ? खुद ही ढूंढो। अगर आपको वेतन चाहिए, तो मेरी तरह सोचिए। उसने गाली गलौज की और फोन तोड़ दिया। उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था और वहां कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद न होने के कारण उसने इसे छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। 4 मिलियन, म्याऊं। विश्व विजय के एक कदम और करीब नहीं, अमीर बनने के एक कदम और करीब नहीं, मैं तो पहले से ही अमीर हूं, म्याऊं। तो फिर, यात्रा करें। जिम को चुनौती दें या ताकतवर पालतू जानवरों को पकड़ें? म्योथ ने पूछा। वह एक स्वेच्छाचारी पोकेमोन था जो सलाह पर विचार करता था और अपनी राय भी देता था। अभी नहीं, मुझे अभी स्कूल जाना है। क्या आपको लगता है कि कोई बच्चा यूं ही निकलकर दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बन सकता है? रेड हंस पड़ा। उसकी सोच के हिसाब से बिल्ली और कुत्ते के साथ घूमना बहुत जोखिम भरा था। उसके माता पिता और दादा दादी दोनों ही एस रैंक से भी ऊपर के सुपर बीस्ट टैमर थे, एक निश्चित क्षेत्र में घुस गए थे और गायब हो गए थे। मुझे उस जगह की जांच करने से पहले अपनी नियमित टीम के कम से कम एक सदस्य को अनलॉक करवाना होगा।
उसने अपने बगल में दौड़ रहे म्याउथ पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। म्याउथ उस योजना में शामिल नहीं था, उसके मूल आंकड़ों का कुल योग केवल 290 था, जो कि सबसे निचले स्तर का विकल्प था। म्याउथ, होटल या किराए का कमरा? रेड ने पूछा। कोई मुकाबला नहीं, म्याऊं। म्याउथ उछलकर आगे बढ़ा, पंजे लहराते हुए। होटल, कोई सफाई नहीं, कोई खाना बनाना नहीं, कोई काम नहीं, म्याऊं। अच्छी बात, साथ ही बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और हर जगह कैमरे लगाए गए हैं। जी हाँ, चाओयांग ग्रुप की ही चेन है। रेड ने एक टैक्सी रोकी। अंदर एक विज्ञापन में पालतू जानवरों की लड़ाई का प्रचार किया गया था, विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि। हर शहर में इन्हें चलाया जाता था, बड़ी कंपनियां यातायात के लिए प्रायोजन करती थीं। लेकिन असली पैसा तो? रेड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सत्ता और धन प्राप्त करने के एक तेज लेकिन कहीं अधिक जोखिम भरे तरीके के बारे में सोचने लगा। बेशक, ये खतरनाक था। अगर मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, तो कल का अनलॉक मेरे लिए फैसला कर देगा। $4 मिलियन से वह एक आम आदमी की तरह आराम से रह सकता था, लेकिन ये रकम पुराने ची परिवार की संपत्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। मजबूत बनने और निश्चित क्षेत्र के सत्य को जानने के लिए उसे अभी धन और प्रभाव की आवश्यकता थी। वह पोकेमोन को हमेशा के लिए इंस्टेंट नूडल्स नहीं खिला सकता था। कीमती बेरीज पालतू जानवरों को उनकी सीमाओं से परे धकेल सकती हैं। वह उन अपग्रेड को नहीं छोड़ेगा। उसने नए कपड़े लिए, होटल में 1 महीने का अग्रिम भुगतान किया, फिर म्याउथ और माइटिएना के साथ तब तक दावत की जब तक कि बिल्ली का पेट उसके सिर के बराबर न हो गया। बहुत भरा हुआ है, म्याऊं। अच्छी जिंदगी अब शुरू होती है, म्याऊं। म्याउथ ने आनंद से माइटिएना के सहारे लेटते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा। माइटिएना भी उतनी ही संतुष्ट होकर सो गई। गहरी रात, दोनों गहरी नींद में सो रहे थे जबकि रेड चुपचाप उठी और चलने लगी। माइटिएना, जिसे खतरे की आवाज सुनने की आदत नहीं थी, सोती रही। 2 अनलॉक में से लीफ के फायर वुल्फ ने मेरे माइटिएना से मेल खाया। इसके बाद मानवाकार बिल्ली ने म्याउथ को छोड़ दिया। पैटर्न, ऐसे पोकेमोन को अनलॉक करें जो प्राणी के रूप से मिलते जुलते हों, कुत्ते, बिल्ली। उस जोखिम भरे काम के लिए डार्क, साइकिक या घोस्ट टाइप सबसे उपयुक्त होते हैं। 4 मिलियन हाथ में, 2 मिलियन में एक शीर्ष स्तरीय हत्यारा खरीदा जा सकता है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। उसने एक काली हुडी, मास्क और टोपी पहनी, माइटिएना को उसके पोकेबॉल में वापस बुलाया और चुपके से निकल गया। बेफिक्र म्याउथ को आराम से सोने दो। रेड उसे जगाए बिना ही चला गया। भूमिगत अपराध गिरोह, हत्यारा संगठन। उनके साथ साइड जॉब पाना आसान है, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए आपको कम से कम 5 ए रैंक के हत्या मिशन पूरे करने होंगे। ए रैंक का मतलब है कि लक्ष्य भी ए रैंक का है। मुझे नहीं पता कि जिंगलिंग शहर की शाखा कहाँ है, लेकिन मैं उनके लोगों से संपर्क कर सकता हूँ। रेड ने लाओली नामक उस हत्यारे का फोन पेश किया, जिसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। मरने से पहले उस व्यक्ति ने किसी को फोन करने की कोशिश की थी। हैंडसेट अभी भी अनलॉक था और रेड को उसके अंदर कुछ मिला। लाओली खुद भी छुपकर हत्याओं का काम करता था और उसके सहयोगियों के संपर्क नंबर फोन में सेव थे। इसलिए उसने मध्यस्थ से संपर्क किया। घोर अंधेरे वाले एक पार्क में, लाल बालों वाली एक महिला एक बेंच पर एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर बैठी थी। उसने नेट की स्टॉकिंग्स और घुटनों तक ऊंचे बूट पहने हुए थे और बेंच के बगल में स्ट्रीट लैंप के नीचे एक किताब पढ़ रही थी। जब रेड करीब आया तो उसने कवर देखा, पालतू जानवरों की प्रसवोत्तर देखभाल। महिला ने अपना सिर उठाया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी ओर घूमी और उसने कहा, तुमने अपना भेष अच्छी तरह से छिपा लिया है, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ कि तुम नाबालिग हो। क्या तुम बालिग भी हो? मुझे छोटे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। रेड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। महिला को लगा कि वह उस पर लाइन मार रहा है, हालांकि उसके पास इसके लिए जरूरी शारीरिक बनावट तो थी ही। उसने फोन निकाला और उसे उसके सामने पकड़ लिया। धन्यवाद, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। श्रीली कहाँ है? उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली और तुरंत पूछ लिया। अंशकालिक कर्मचारियों के लिए किसी और को भेजना आम बात थी, हालांकि श्रीली ने ऐसा कभी नहीं किया था। मृत। रेड ने एकदम शांत भाव से फोन को अपनी जेब में रख लिया। अफसोस की बात है, वह औसत दर्जे का ही था, लेकिन उसने कई सी रैंक के काम पूरे किए, मेरे लिए नियमित रूप से छोटे कमीशन वाले काम, और वह कभी असफल नहीं हुआ। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि उसने आपके लिए कोई अनुबंध लिया था। उसने किताब बंद की और उसकी तरफ मुस्कुराई। उसके चेहरे से परिपक्व चैप्टाम की लहरें निकल रही थीं, फिर भी रेड को कुछ महसूस नहीं हुआ। केवल भोली भाली कुंवारी लड़कियां ही शर्माती हैं। वह, रेड, उनमें से एक नहीं था। मैं साफ साफ कह देता हूं, मुझे एक हत्यारे की जरूरत है, और आप इसका इंतजाम कर सकते हैं, है ना? जेब में हाथ डाले वह लैंप पोस्ट से टिक गया। बिल्कुल, आपका प्रस्ताव क्या है और आपका लक्ष्य कौन है? 2 मिलियन की अग्रिम राशि। मुझे एक ए रैंक का हत्यारा दिलाओ, लेकिन भुगतान करने से पहले मैं उससे मिलकर उसकी क्षमता की पुष्टि करना चाहता हूं। बच्चे, तुम अनुभवहीन हो। 2 मिलियन से तुम्हें केवल बी रैंक मिलेगी। ए रैंक के लिए जमा राशि 8 मिलियन से शुरू होती है। वह मुस्कुराई। उसने यह नहीं पूछा कि क्या उसके पास वास्तव में पैसे थे। जो कोई भी हत्यारों के संगठन से पंगा लेने की मूर्खता करेगा, उसे जल्द ही इसका पछतावा होगा।
मुझे लगा था कि यह करोड़ों में होगा। रेड ने पलकें झपकाईं, उसे इतनी कम कीमत की उम्मीद नहीं थी, क्या संगठन ही दिवालिया हो गया था। उसे शक होने लगा कि एरेंट के हत्यारे उतने दुर्जय नहीं थे जितना उसने कल्पना की थी। हाँ, तुम तो बड़े मजाकिया हो। कारोबार मंदा चल रहा है। अगर तुम अभी 4 मिलियन जमा करा दो तो मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवा दूंगा। उसने अपना हाथ मुंह में छिपाते हुए हंस दिया। हाल ही में वह और उसकी दोस्त दोनों ही बेहद तंगहाल स्टेटस में थी। 3-5 मेरे दोस्त से मिलो और मैं तुरंत पैसे ले लूंगा। रेड ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। दोस्त से मिलना उसके लिए अप्रासंगिक था, वह एक रैंक का पालतू जानवर देखना चाहता था। उसने तड़के का समय इसलिए चुना क्योंकि उसे सुबह तड़के बाहर निकलने और सड़क किनारे किसी पालतू जानवर को देखने से डर लगता था। कैटरपी को अनलॉक करना बेहद मजेदार होगा। मैं उसे फोन करूंगा, लेकिन बकाया राशि 6-5 है। उसने अपना फोन निकाला और उसे याद दिलाया। कोई बात नहीं। रेड ने सिर हिलाया, वह समझ गया था कि उसने अपनी कीमत में काफी कटौती कर दी है। फोन करने के बाद उसने आधा घंटा कहा और अपना नाम बताया, नंबर 73। वह हत्यारों के लिए 73वीं संपर्क अधिकारी थी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संख्या केवल एक कोड थी, जिसका उनके प्रदर्शन रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मैंने पूछा नहीं। रेड ने जवाब दिया, उसे पहले से ही यकीन था कि नंबर 73 बिक्री चार्ट में सबसे नीचे है। आधे घंटे बाद एक स्लेव युवक झुका हुआ और सतर्क मुद्रा में लगातार इधर उधर देखता हुआ पास आया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने नंबर 73 की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। फोन पर ही सब कुछ तय हो गया था। स्लेव व्यक्ति ने हाथ उठाया और अपने पालतू जानवर को बुलाया। मनुष्य के बराबर लंबा एक विशालकाय जानवर जमीन से उठा, जो अपने मालिक से भी अधिक स्लेव दिख रहा था। बाल रहित, झुर्रीदार त्वचा, दो नुकीले दांत बाहर निकले हुए। एक शब्द में कहें तो बदसूरत। शुद्ध अंधकार गुण वाला एरैंक पालतू जानवर, क्रूर जानवर। आप जानते हैं कि इन्हें वश में करना कितना कठिन है, यहां तक कि एरैंक के बीच भी। तो छोटे मालिक, संतुष्ट हो? नंबर 73 ने मुस्कुराते हुए पूछा। जल्दी करो और पैसे ले लो, बकवास बंद करो, मेरे परिवार को चूल्हे पर चावल चाहिए। गंभीर चेहरे वाले उस व्यक्ति ने आसपास का जायजा लेते हुए आग्रह किया। रेड ने क्रूर जानवर पर एक नजर डाली। स्तर 68, डार्क टाइप। इसके बुनियादी आंकड़े काफी अच्छे थे, उसके माइटियना से कहीं बेहतर, लेकिन ये दिखने में भद्दा था। इस दुनिया में डार्क एट्रीब्यूट पोकेमोन की दुनिया के डार्क टाइप के अनुरूप था। रेड ने यह आउटकम निकाला। कुछ ही क्षण बाद उसका एक पोकेमोन अनलॉक हो गया। एक काली पोके बॉल प्रकट हुई, मानो उसके हाथ से उछल रही हो। रेड ने बॉल को कसकर पकड़ लिया और पोकेमोन को नहीं छोड़ा। उसने उसकी तरफ देखा और उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। ज़ोरॉक, लेवल 50। क्षमता, भ्रम। होल्ड आइटम, चॉइस स्पेक्स। चालें, नाइट बर्स्ट, शैडो बॉल, फ्लेमथ्रोवर, साइकिक। ये पूरी तरह से आक्रामक पोकेमोन था और इसके पास एक आइटम था, चॉइस स्पेक्स, जो विशेष आक्रमण शक्ति को बढ़ाता था। उसे याद था कि उसने जिन भी पोकेमोन को कोई आइटम दिया था, उन सभी के आईवी एकदम सही थे और उनके प्रमुख स्टैट्स पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। तो यह ज़ोरॉक रुको 50वें स्तर का है। रेड दंग रह गया। म्याउथ 40वें लेवल पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनलॉक लेवल कैसे निर्धारित किए गए थे। जमा राशि जमा करा दें और हमें लक्ष्य बता दें, परिणाम 3 दिनों में मिल जाएंगे। गंभीर स्वभाव वाले उस व्यक्ति ने अपने पालतू जानवर को पीछे खींचते हुए आग्रह किया। मेरा निशाना लिन कॉर्पोरेशन के सीईओ लिन शिया हैं। रेड ने उनकी ओर देखा। नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ये बदमाश हमसे पंगा ले रहा है। वह आगे बढ़ा और लाल बालों वाली महिला से बोला, एक बच्चे पर भरोसा क्यों करें? छोटे भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस संगठन के पास लिनशिया के लिए कम से कम 10 खुले अनुबंध हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 10 अरब से अधिक है। आप 10 मिलियन के लिए उसकी मौत चाहते हैं? लाल बालों वाली महिला का चेहरा भी उतर गया। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। तो सौदा नहीं हुआ। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि यह इतना महंगा है। रेड ने माफी मांगते हुए अपने हाथ फैला दिए। अगर हमने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। मैं माफी के तौर पर आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अपनी धमकी के बीच में ही उस गंभीर दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वाह, ये तो आपकी बहुत बड़ी उदारता है। वह मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगा।